हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है आज योग दिवस है, तो आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। और शायद मैंने सुना आज कोई संगीत दिवस भी है, उस सबकी शुभकामनाएं। और स्वागत है आपका इस बेहतरीन कार्यक्रम दृष्टि के इस बेहतरीन कार्यक्रम में। आज हम ईपीएफओ के विषय में या ईपीएफओ से रिलेटेड पाठ्यक्रम या उससे रिलेटेड जो सिलेबस होता है उसका डिस्कशन करेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मेरा नाम क्या है और हम क्या करेंगे इस क्लास में। ये सब चीजें आपसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर अगली बातों पर बात करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहां पर ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड ऑफिसर्स और इस तरह के एग्जामिनेशंस को लेकर जो चर्चा करनी है उसमें सिलेबस क्या रहेगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो है हम कैसे तैयारी करेंगे, पूरा प्लान शुरू में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है अपनी बातों पर आगे बढ़ेंगे, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और हमने आज क्या पढ़ेंगे, आज हम इन सब बातों पर अपना डिस्कशन रहेगा। तो सभी लोगों का, बच्चों का स्वागत है एक बार, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। बच्चों, ये जो सिलेबस है इसमें हमारे पास फोकस्ड क्या रहेगा हम उसकी बात करेंगे सबसे पहले। तो पहले तो जो अपना एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन जिस पर हम डिस्कशन करेंगे अपना वो, ठीक। एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ व्यूज, है ना। फिर दूसरी बात होगी अपनी सिलेबस से रिलेटेड बात। सिलेबस एक ग्रीक वर्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम करेंगे क्या, स्ट्रैटेजी, ठीक। एंड फोर्थ वन है टॉपिक फॉर टुडे। ये सब चीज आज हमारे मेन्यू में, क्लास के मेन्यू में रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, ये सब तो ठीक है साहब, पढ़ाओगे क्या ये बताओ पहले, है ना। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरा नाम जो है राहुल अग्निहोत्री है और हम लोग बच्चे जिस पर बात करेंगे वो होगी हमारी इंग्लिश। जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए या प्रोविडेंट फंड ऑफिसर जिसको आप बोलते हैं, या जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईओ, एओ, जितने भी एग्जामिनेशन हो उससे रिलेटेड जो भी इंग्लिश की बात होती है वो आज हम यहां पर करेंगे। बहुत सारे जो है आपके पास चीजें पढ़ने के लिए होती है, बहुत सारे टॉपिक्स और मतलब बहुत सारे सिलेबस में चीजें और भी हैं। उन सभी सिलेबस की चीजों को देखेंगे। इंग्लिश का क्या वेटेज है इस पर बात करेंगे, और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन को लेकर हमें किस तरह से प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। इंग्लिश का वेटेज क्या रहेगा और इंग्लिश को किस तरह से हमें पढ़ना है। आपके सिलेबस में एक लाइन लिखी है, बस उस लाइन को अगर हम जो है गो थ्रू करें या उसको हम डिटेल में देखें तो हमें किस तरह से पढ़ना है, उस सिलेबस को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक। तो हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। आप सबको पता है इंग्लिश के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जामिनेशन की आज ये जरूरत है। तो ये हर एक एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो आपके भी इसकी जरूरत है ना। तो इसकी जरूरत जो है वो कहां तक जाएगी उसकी बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ व्यू हो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका एग्जाम है, जो इसकी जो है जिसमें हम प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और इन सब वगैरह चीजों के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो पहले तो देख लें। रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है फॉर द पोस्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स वगैरह के लिए है, और एक और है इसमें, वो क्या है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक। तो ये जो एग्जामिनेशंस है ये आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा कर्मचारी निधि संगठन है।
दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, इसका मैनेजमेंट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स की जरूरत होती है, तो आपका अपॉइंटमेंट है। प्रोफाइल रहेगा कि आपको चीजों को मैनेज करना है, जो फंड्स होते हैं या इसके अलावा जो भी मतलब एम्प्लॉइज से रिलेटेड उनकी पेंशन्स होती हैं, दुनिया भर की चीजें ऐसी होती हैं, उन सबके मैनेजमेंट को और उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेट करना आपका काम रहेगा एज एन ऑफिसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जॉब है। और सबसे अच्छी बात खुशी की ये है कि इसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और यूपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट कराती है उसका अपना एक लेवल होता है। तो बेटा एक लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका अपना एक लेवल रहेगा एग्जामिनेशन का। ऐसा नहीं है कि ये जो है बिल्कुल एज यूजुअल एग्जामिनेशन होगा और आपके लिए चीजें बहुत आसान होगी, तो बहुत मुश्किल भी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल होगी, मुश्किल भी नहीं होगी, आसान भी नहीं होगी। एक जो मीडियोकर लेवल होता है वही रहेगा, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे सके, आप उसके एक स्टैंडर्ड को समझ सके। तो कुल मिलाकर ये काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और एज यूजुअल क्लास 1 तो आप इसे कह ही सकते हैं, या क्लास 2 भी आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। बट कुल मिला के ये है कि आपको एक रेपुटेशन देती है आपकी सोसाइटी में। तो ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑफिसर्स, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और अकाउंट्स ऑफिसर या प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जिसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा इस पर टाइम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है, आप सभी लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको प्रोफाइल भी पता है, कितनी सीट्स हैं वो सब भी पता है। लगभग मेरे ख्याल से लगभग 500 के आसपास सीट्स इसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा मेरे दिमाग में हो सकता है कि बात ना हो एग्जैक्टली, लेकिन फिगर 500 के आसपास शायद कहीं है। तो ये कुछ इस तरह की चीजें, बाकी आपको ऑलमोस्ट चीजें पता है, आपको सिलेबस की जानकारी भी है। लेकिन फिर भी अगर सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस इसका रहता क्या है। तो सिलेबस में जो है जनरल इंग्लिश टू एवेल्यूएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, ये जो इशू है ये हमारे से कंसर्न रहेगा। बाकी और भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और ये सब चीजें आपके लिए रहेंगी। बट हमारा कंसर्न किससे जुड़ा होगा, हमारा कंसर्न जुड़ा होगा इस पार्ट से। तो थोड़ा इस पार्ट पर फोकस कर लेते हैं। इस पार्ट के फोकस में हम कितनी चीजों को देखेंगे वो रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बच्चों, आप मुझे देख रहे होंगे ऑब्वियसली कुछ क्वेरीज भी जनरेट होती हैं बच्चों की तरफ से। तो ये क्वेरीज जैसे हमारी क्लास जो है 10:30 तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इस बीच में आप कोई क्वेश्चन प्लीज ना पूछना, सुनना, चीजों को समझने की कोशिश करना। जो क्वेश्चंस है वो हम लास्ट के 15 मिनट्स में हम एंटरटेन करेंगे उन क्वेश्चंस को। सो ऑल द क्वेश्चंस विल बी एंटरटेन्ड इन द लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द क्लास। तो क्लास रहेगी लगभग 1 आवर 45 मिनट्स की। तो लास्ट के जो 15 मिनट्स होंगे, आफ्टर 1 आवर 30 मिनट्स, जो 15 मिनट्स लास्ट के होंगे उसमें हम उन क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, उन क्वेरीज की बात करेंगे जो आप मुझसे पूछेंगे, उन सारी क्वेरीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आंसर उन सारी क्वेरीज का करूंगा। हमारा मेन कंसर्न इस पेपर के बारे में डिस्कशन है, और उससे बड़ा कंसर्न मेरा ये है कि जो चीज हम पढ़ने आए हैं उसमें मैं आपको कुछ पढ़ा कर जाऊं, है ना। तो वो आपके लिए काफी काम की चीजें रहेंगी। अब जो है इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं भी एक चीज और बता, अभी मैंने बोली भी थी बात कि बच्चों आपको इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी बातें पता है। फॉर्म कब भरना था, फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी, अभी जो है एग्जामिनेशन डेट के बारे में है नहीं है, ये सब चीज आपको पता ऑलरेडी। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 1951 में मेरे ख्याल से ये जो है आया था, और उसके बाद से जो है इट इज वर्किंग वेल, इट हैज बीन वर्किंग वेल सिंस दैट टाइम। तो उस समय से बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, टाइम पर इसके जॉब्स निकलते रहते हैं। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो और सबसे बड़ी बात है कि लगभग सैलरी भी काफी अच्छी होती है, लगभग 85,000 से लेके 1 लाख के आसपास की जो है सैलरी होती है। सैलरी भी अच्छी है इसमें, तो सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा ही है। बस जरूरत है कि आपको इसको निकालना है, इस एग्जाम को निकालना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, सारी चीजें ये फैक्चुअल बेस्ड है। जैसे इसमें आपको कुछ फैक्ट्स, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। वैसे फ्रीडम स्ट्रगल है, इवेंट्स है, करंट इवेंट्स है, डेवलपमेंट इश्यूज है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, ये सब जो चीजें हैं वो आपको एक फैक्चुअल बेस्ड पर पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर पढ़नी है। बट ये लैंग्वेज है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जाता, लैंग्वेज को समझा जाता है सबसे ज्यादा। उसको लर्न करने के पहले, उसको सीखने के पहले उसको समझा जाता है बहुत ज्यादा, तभी चीजें बेहतर होती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज पर हमारा फोकस रहेगा, और मैं इस टॉपिक मैं इस लैंग्वेज को जब पढ़ा रहा हूं, या मैं कोई भी टीचर जो लैंग्वेज पढ़ाता है
उसके साथ एक बड़ी खास प्रॉब्लम जुड़ी होती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे बच्चे जब इस लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जब पढ़ते हैं तो उनके साथ दिक्कत होती है। तो दिक्कत क्या आती है? वो दिक्कत ये आती है कि बहुत टाइम से उस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं या उसको सीरियस लिया नहीं, फिर वो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, क्योंकि ये भाषा है, ये फैक्ट्स नहीं होते इसमें कि आपने उनको जो है पढ़ा और रट लिया। जैसे पॉलिटी में है कि आपने आर्टिकल जो है 14 से लेकर और आर्टिकल 31 32 आई थिंक आपने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा और आपने उनको रिवाइज कर लिया और बार बार उनको फैक्चुअल के तौर पर देखा, तो वो हो गया आपसे, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज, ताकि वो आपको चीजें अच्छी लगे। तो हाँ, प्रॉब्लम यही है कि जब हम पढ़ते हैं तो ये फैक्ट्स याद हो जाते हैं, फैक्ट्स हम कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश या लैंग्वेज में बहुत कम ऐसा हो पाता। उसका एक रीजन है बहुत बड़ा। क्या रीजन है उसका? कि भाषा एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगती है, एक लॉन्ग टर्म नरेटिव आपसे सेट करने के लिए बोलती है। तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है आपको बार बार सीखने में। जो बचपन से आप उसे पढ़ते चले आ रहे हैं तब जाके आप उसे सीख पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे सीख नहीं सकते, आप उसे सीख सकते हैं, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ता है। एटलीस्ट दिन भर में 1 से 2 घंटे, ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे आपको उसको देने पड़ते हैं, ठीक। और आपको एग्जाम नहीं निकालना, ये एग्जाम निकालने के साथ साथ आपको क्या करना है कि आने वाली जिंदगी में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, आने वाली जिंदगी भी इसकी जरूरत पड़ने वाली। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी मैं एक रील देख रहा था, आप भी रील देखते होंगे, मैं भी देख रहा था। रील नहीं, यूट्यूब का एक छोटा सा शॉर्ट था, मतलब शॉर्ट्स यूट्यूब पर पड़े हुए थे, उसमें से एक शॉर्ट्स को मैं देख रहा था। उसमें क्या था कि एक जज साहिब जो थे, उनके सामने एक आईएएस ऑफिसर खड़ा हुआ था। किसी केस के सिलसिले में उसको बुलाया गया था, और जब उसे केस के सिलसिले में बुलाया गया था तो जज ने कहा, कुछ पूछा, तो आईएएस ऑफिसर हिंदी में आंसर देने लगा। तो जज ने कहा कि वी डोंट नो हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। तो उसके पहले भी जज ने ये कहा कि आप अगर एक आईएएस ऑफिसर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप इंग्लिश तो बोल ही लेते होंगे। तो उस समय आप देखिए कंडीशन क्या थी। वो जो जज के सामने आईएएस ऑफिसर था, एक बड़ा ऑफिसर है, ऑब्वियसली क्लास 1 ऑफिसर है, टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, तो वो आईएएस ऑफिसर इंग्लिश बोल नहीं पा रहा था। अब सोचिए कितनी इंसल्ट की बात लग रही थी कि बोल नहीं पा रहा था, एक आईएएस ऑफिसर इंग्लिश नहीं बोल पा रहा प्रॉपर्ली। तो बेटा, ये जिंदगी में सिर्फ एग्जाम से जुड़ी हुई भाषा नहीं है, आपकी जिंदगी में हर कदम हर जगह काम आने वाली भाषा है, और निश्चित तौर पर आपको रेपुटेशन दिलाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, और कहीं इंसल्ट हो रही होगी तो बचा लेगी, आपको इंसल्ट नहीं होने देगी। इस लैंग्वेज का हमेशा आपकी जिंदगी में उपयोग रहेगा। तो थोड़ा बहुत बोला करिए, खुद से थोड़ा बहुत समझा करिए, धीरे धीरे आप चीजें एक्सपर्ट हो जाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लगते हैं आप, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे यहां पर लिखा, आपके यहाँ जो ईपीएफओ वगैरह के एग्जामिनेशंस हैं, इसमें जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें इंग्लिश का दोनों जगह, इसमें अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर में भी, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर में, और इन सभी में जो है सिलेबस इंग्लिश का सेम है। एवेल्यूएट अ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या है, वो अंग्रेजी को समझ सके, और एक सामान्य व्यक्ति जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे आप प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की तरह काम कर रहे होंगे, उस पद पर होंगे, उस डेजिग्नेशन पर होंगे, तो वहां जो आप काम कर रहे होंगे उसमें जो भाषा यूज होती है इंग्लिश के, जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं, उनको आप अच्छे से यूज कर सके और उनको समझ सके। कुल मिला के ये कहना चाहता है, तो इतना आपको आना चाहिए। तो आपके यहां अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है टफ नहीं आएगा पेपर, है ना। जैसे सीडीएस वगैरह में आता है, एनडीए के एग्जामिनेशंस में होता है, और एसएससी के एग्जामिनेशन में होता है, यूपीएससी में जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें होता है। आपके इतना कुछ टफ नहीं होने वाला। तो आपकी एक सामान्य स्थिति रहेगी, और इस सामान्य स्थिति में जो है हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छा बच्चे, जैसे प्रीवियस पेपर्स के बारे में बात करें तो हम उसकी बात कर लेंगे, उसकी बात करेंगे लास्ट की क्लासेस में, ठीक। आपकी कोई भी क्वेरी है तो हम बच्चे इस पर बात करेंगे कब, लास्ट के 15 मिनट्स में, ठीक है। तो एक बार इस सिलेबस को देखने की कोशिश करते हैं कि जनरल इंग्लिश में हमारे पास क्या क्या चीजें रहेंगी, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस रहेगा
उस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। इस सिलेबस में क्या क्या होगा इसको देखने की कोशिश करते हो। अच्छा, फिर से कह रहा हूं बात कि आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे तो लास्ट के 15 मिनट्स में रखिएगा बेटा, क्योंकि अभी आंसर देना बहुत मुश्किल है, पढ़ाते समय आंसर्स दे पाना बहुत मुश्किल है। तो लास्ट के 15 मिनट्स में हम इसकी बात जरूर करेंगे, है ना। तो लास्ट में आप रखना, अगर मैं भी किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाया तो आप ये सोचोगे यार आंसर नहीं बता रहे हैं या मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे कई बार इरिटेट हो जाते हैं, ये उम्र जो होती है ना, बड़ी जल्दी इरिटेशन आता है ना। तो प्लीज, है ना, लास्ट के 15 मिनट्स हम इसको देखेंगे। तो सिलेबस एक बार देख लें। आपके सिलेबस में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ग्रामर, है ना, और दूसरा आपके यहां क्या, वोकैबुलरी। ये दो चीजें आपको यहां कमांड करनी है बस। अब ग्रामर में क्या कंडीशन है सुन लीजिए, कि ग्रामर में आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जैसे हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस के कई सारे पॉइंट्स होंगे यहां पे, लेकिन उसे बिल्कुल सिलेक्टिव पॉइंट कराऊंगा आपको जिनसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे मैंने इसीलिए फाइल पूरी बना रखी है पीडीएफ की, कि उसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन उन पॉइंट को हम एस्केप करेंगे, हटाएंगे कि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं आपसे दावे से कहता हूं उतना ही आपके लिए जरूरी है। जो हम लोग करेंगे उससे 100% ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। फिर वोकैबुलरी पर बात करेंगे, है ना। तो ग्रामेटिकल सेक्शन में क्या है आपके लिए, ग्रामेटिकल सेक्शन में टेंसेस जिस पर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, प्लस कंडीशनल सेंटेंसेस, हम इनको देखेंगे। सिलेबस में ऑलमोस्ट चीजों को हम कोशिश करेंगे करने की, ताकि जो है सभी से कुछ कुछ पॉइंट्स उठाएंगे, टेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक। इसके बाद हम जो पॉइंट उठाएंगे वो उठाएंगे वर्ब से रिलेटेड। वर्ब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो टेंसेस हो गए, वर्ब्स हो गए, ये मतलब जो हम डिस्कशन में लाएंगे, ठीक। दूसरा क्या हमारे पास, वर्ब। तीसरा हमारे पास जो होगा वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इन 3 चैप्टर से। आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आप देखना इन्हीं से पुट अप होंगे और इन्हीं से आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चौथा है, अगर आज हमारे पास समय बच गया तो ये 3 तो हम आज ही करने की कोशिश करेंगे, ना 3 कर पाए तो 2 करने की कोशिश करेंगे, ठीक। इसके अलावा जो है चौथा चैप्टर हम रखेंगे आर्टिकल्स, इससे भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। लास्ट एग्जामिनेशन कंडीशन सेंटेंसेस से आपके क्वेश्चंस थे, ठीक। इसके बाद सिलेबस में और थोड़ा ऊपर चलेंगे या और थोड़ा सा जो है चीजों को देखेंगे। तो फिर हमारे पास आता है आर्टिकल्स के बाद मॉडल्स। मॉडल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारे उठाएंगे, लगभग 4 से 5 पॉइंट वहां से उठाएंगे। मॉडल्स के बाद जो हमारे पास छठवां पॉइंट, वोकैबुलरी थोड़ा सा भी लेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसी पार्ट को देख लें। फिर मॉडल्स के बाद हम छठवां पॉइंट ऑफ व्यू उठाएंगे, 6th वन पॉइंट ऑफ व्यू उठाएंगे। वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं, ठीक। इसी तरह से फिर हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका नरेशन और पैसिव वॉइस नहीं आता है तो हम उसको टच नहीं करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन को देखेंगे, ठीक है, हम प्रोनाउन को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक चैप्टर से 5 से 7 पॉइंट या मैक्सिमम 10 पॉइंट उठाएंगे जो आपके लिए एग्जामिनेशन में सीधा सीधा कंसर्न रखते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के बाद फिर हम वर्ब, क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर एडजेक्टिव के ऊपर। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एडजेक्टिव। फिर हम बात देखेंगे एडवर्ब से रिलेटेड, ठीक। फिर हम कंजंक्शन की तरफ चलेंगे, कंजंक्शन। और फिर हमारा जो फोकस होगा वो होगा किसके ऊपर, प्रेपोजिशन के ऊपर। तो ये कुछ चैप्टर्स है जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है और ये आपके एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा कंसर्न भी रखते हैं। अगर हमने इन पे अच्छे से कमांड कर लिया या इनको अच्छे से पढ़ लिया तो ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पेपर में यही 2 कंसर्न है, एक ग्रामर और दूसरी वोकैबुलरी। तो इन दोनों पर अच्छे से फोकस्ड रहना है। लगभग 20 क्वेश्चंस आने हैं, 20 क्वेश्चंस की बात है आपके यहां पर। तो इससे जुड़ी चीजें हम देखेंगे। अभी हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, नॉट टू वरी, उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, अभी देखेंगे मुन्ने, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका ग्रामेटिकल सेक्शन रहेगा। कोशिश रहेगी आपकी जो क्लासेस हैं, या मैं आपको बताऊं 5 to 6 क्लासेस आपको मिलनी है। 5 से 6 क्लासेस हम करने की कोशिश करेंगे, 5 to 6 क्लासेस।
और मैं आपको अश्योर करता हूं कि हम इतना कुछ कर लेंगे कि आपको ग्रामेटिकल सेक्शन या वोकैबुलरी में बहुत ज्यादा दिक्कत है। वोकैबुलरी के लिए तो कोई आपसे वादा कर ही नहीं सकता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वोकैबुलरी वही आएगी, पर कोशिश यही रहती है कि हम जो है ऐसी वोकैबुलरी करें या ऐसी चीजें करें जो आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। ग्रामेटिकल सेक्शन में मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, है ना। लेकिन वोकैबुलरी में थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, बाकी आप समझते हैं इस चीजों को। तो ये हमारा पूरा टोटल जो हमें टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा एक काम और करते हैं, अगर हमारे पास समय बच गया, ये भी काफी बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, ऐसा नहीं, अगर हमारे पास समय बच गया तो हम एक बार नरेशन में भी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चंस यहां से ही बनते, लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको बता दूं किस तरह का बनेगा। और लास्ट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। हालांकि ये आपके ऐसा नहीं कि जो है क्वेश्चंस इनसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये कुल मिला के आपके टोटल चैप्टर्स हैं जिनके बारे में अपना डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सेकंड्स आपको दे रहा हूं उसको करने के लिए। ठीक, आवाज, एक बच्चे ने लिखा आवाज स्लो आ रही है। आई थिंक आवाज तो प्रॉपर आ रही है। चलिए रेडी, स्टार्ट आगे। तो ये आपका ग्रामेटिकल सेक्शन रहेगा। अभी चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, वोकैब को देखते हैं। तो वोकैबुलरी में हम क्या पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा आज हम क्या करने वाले हैं वोकैबुलरी में, वो भी। तो वोकैबुलरी में आप क्या सिनोनिम्स आ जाते हैं, लाखों शब्द हैं इंग्लिश में, तो कितने वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये तय करना बड़ा मुश्किल है। सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स भी आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो एंटोनिम्स भी होंगे। ईडियम्स भी आपके यहां सीधे सीधे रखे जाते हैं, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इन पर भी बात करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास है वन वर्ड, ये भी आपके आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हम इसकी भी बात करेंगे। आपके यहां पर मिस स्पेल्ड वर्ड्स नहीं आते। ठीक, तो इन चार चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक, कौन कौन से हो गए, सेकंड नंबर पर क्या था, एंटोनिम्स थे, तो एंटोनिम्स, और फर्स्ट नंबर पर थे सिनोनिम्स। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी थी। इसके अलावा आपके यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं, और लगभग इन चारों चीजों पर हमारा फोकस रहेगा। इसी तरह से होता है। आज की क्लास का वेन्यू हम क्या रखेंगे, टुडेज क्लास हम आज क्या पढ़ेंगे, टुडेज क्लास मैंने भी ग्रामेटिकल सेक्शन में आपको बताया था कि हम ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टेंसेस के बारे में, प्लस कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ठीक, इसके अलावा हम किसके बारे में बात करेंगे, एक और चैप्टर देखने की कोशिश करेंगे, वर्ब, जो वर्ब से बिल्कुल रिलेटेड इश्यूज हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक, और फिर हमारे पास जो होगा नेक्स्ट, ये ग्रामर से, और वोकैबुलरी में आज हम स्पेसिफिकली काफी बड़ा जो है कार्यक्रम करेंगे, इडियम्स। लगभग कोशिश रहेगी काफी सारे इडियम्स आपको करा दें, तो इडियम्स की बात आज हम यहां पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको आज हम देखेंगे। तो आज की क्लास में कोशिश रहेगी कि इस पूरे जो शेड्यूल हमने किया है, ये पूरा शेड्यूल आपको करा दिया जाए। तो ये हमारा आज की क्लास का है वोकैबुलरी से रिलेटेड। इससे पहले हमने ग्रामेटिकल सेक्शन को देखा, तो एक बार इसको देख लें, फिर हम चलते हैं आगे। ओके, चलो अब चलते हैं, अपनी अगली बात को शुरू करते हैं। अब अगली बात जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं,
जो पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्या, हम एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि इसमें होता क्या है कि आगे मैं आपको आंसर बता दूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं अर्नड आंसर आएगा, ठीक है, तो अर्नड आंसर कहां से आ गया, तो बच्चे में एक क्वेरी जनरेट होती है बच्चों के दिमाग में, यार आप आंसर तो बता रहे हो पर ये आया कैसे आंसर, ये तो बताओ कम से कम। तो ये आंसर क्यों आया, इसके लिए हमें ग्रामेटिकल सेक्शन पढ़ना पड़ेगा या वोकैबुलरी पढ़नी पड़ेगी, इसीलिए हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके यहां पर आया है, ये क्वेश्चन आपका कंडीशनल सेंटेंस से पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है, तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में यहां पर आपको बात देखने को मिलेगी, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। अब इससे पूछा क्या जा रहा है, लिखा हुआ है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस, सेलेक्ट द वर्ड एंड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट। तो कुल मिला के ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने थे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी लेवल पर हो सकते हैं, ग्रामर से भी रिलेटेड हो सकते हैं और वो कैप से भी रिलेटेड हो सकते हैं, तो इन दोनों चीजों पर इसीलिए फोकस करना जरूरी है। जैसे ये किससे रिलेटेड था, कंडीशनल सेंटेंसेस, जो हम टेंस के साथ साथ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, अब जैसे ये क्वेश्चन, द एलिफेंट फैल इनटू अ ट्रैप, ट्रंक, ट्रैक, ट्रिक, इनमें से कौन सा है, हंटर्स क्या लगाते हैं, ट्रैप लगाते हैं। तो ये जो चीज है ये किससे है, ये वर्ड से है, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, वो कैप से रिलेटेड हो गया है। इसमें ट्रैप का मतलब पता हो गया, ट्रिक का मतलब है, ट्रैक का मतलब है, ट्रंक का मतलब अगर आपको पता है, या ट्रैप का मतलब अगर आपको पता है, तो आप इसका आंसर, पेपर बहुत आसान आता है। इंग्लिश तो मैं आपसे कहूं बहुत सिंपल आती है, बहुत मुश्किल नहीं आती, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ता होगा कोई बच्चा इंग्लिश, तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू है ही नहीं, ठीक है। तो वो बच्चे जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, थोड़ा बहुत, वो भी नहीं ज्यादा। जिन लोगों ने इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ते रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं, बहुत आसानी है। जैसे इसमें लिखा है कि जानवर या एलिफेंट किस में फंस गया, हंटर्स ने जो बिछाया था, क्या बिछाया होगा, ट्रंक तो बिछाया नहीं होगा, वो तो तने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैक, रास्ता नहीं बनाया होगा, ट्रिक नहीं लगाया होगा, या ट्रैप मतलब जाल, ऐसा कुछ बिछाया होगा। तो इसमें आसान है करना क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं है। द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल, अब यहां इसका मतलब इट विल है, इट विल के साथ बैंड, स्क्वीज, स्ट्रैच या एक्सपेंड व्हेन यू हैव वॉर्न इट, तो इसे पहन लोगे तो जो है, जो ड्रेस होता है वो क्या है, फैल जाएगा। ड्रेस इतना टाइट नहीं जितना आप सोच रहे हैं, तो इसके लिए स्क्वीज वर्ड आएगा कि बैंड आएगा, एक्सपेंड आएगा, स्ट्रैच आएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है कुल मिलाकर वोकैबुलरी से ही रिलेटेड है, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि इनके आंसर्स क्या है। अब जैसे इसमें लिखा, विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट क्लैंच, मुट्ठियां भींच ली उसने। क्लैंच का मतलब जो है दांत वगैरह हम स्क्वीज करते हैं ना, जैसे गुस्से में दबा लेते हैं दांत, तो इस तरह का जो काम करते हैं वो। एंड हिज शोल्डर्स विद हिज चोक्ड सॉबिंग, तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, ये इसमें किस तरह की वर्ब आएगी, तो ये भी कुल मिला के किससे रिलेटेड था, वो कैप। अगर वर्ड्स का आपको पता है क्या आंसर आना चाहिए तो फिर आप उसको भर सकते हैं, ठीक। तो तीसरा फिल इन द ब्लैंक जो था वो भी, चौथा फिल इन द ब्लैंक वो भी इसी से रिलेटेड था। द बीरीव्ड मदर प्राउडली रिसीव द गारंटी, मां जो है उसका कोई बच्चा है वो गुजर चुका है, तो उसे गारंटी अवार्ड यानी कि बहादुरी के लिए कोई अवार्ड मिला है उसे, तो किसके बिहाफ पर मिला है, किसके नाम पर मिला है, उसके लड़के के नाम पर, जो ब्रेव सन था। तो फॉर द सेक ऑफ आंसर आएगा, इन लीव ऑफ आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ आएगा, इन द नेम ऑफ आएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये किससे रिलेटेड था, फ्रेजेस से रिलेटेड था। इनमें से कौन सा फ्रेज यहां आना था उससे रिलेटेड। तो प्रीवियस पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, है ना, ये हमने क्वेश्चन सेट नहीं किए, प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन है। अब यहां पर उसने सीधा सीधा पूछा है कि एंटोनिम्स बताइए साहब। एंटोनिम्स बता रहे हैं आपको किसका, लाविश का। तो फ्रूगल, चीप, डिसेंट, स्ट्रेंज, कौन सा आएगा, तो कहते हैं लैविश लाइफ, बहुत शानदार लाइफ है, मतलब बहुत रईसों वाला जीवन जी रहा है। तो इसका उल्टा क्या होगा, फ्रूगल होगा कि चीप होगा कि डिसेंट होगा कि स्ट्रेंज होगा, उल्टा बताना है एंटोनिम। तो जो एंटोनिम से रिलेटेड था, वैल्योर, द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वैल्योर। वैल्योर का मतलब आपको पता है, हालांकि मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, हम क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम करेंगे, ये हम किस दिन करेंगे, लास्ट क्लास के दिन करेंगे, प्रीवियस पेपर्स के डिस्कशन को लेकर आएंगे, ठीक। 4-5 क्लासेस है हमारे पास, उनमें से क्लासेस का डिस्कशन करेंगे, पूरा का पूरा क्लास हम इसको डिवोट करेंगे, नॉट टू बी, बहुत क्वेश्चंस तो है नहीं, जितने हम उनको करेंगे। तो जैसे वैल्योर का मतलब ताकत, तो इसका उल्टा बताना है, तो इनमें से कोई वर्ड बताना पड़ेगा, क्लमजीनेस या टेकलेसनेस या कावर्डिस या सेल्फिशनेस।
दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल, है ना। फर्टाइल आपको समझते हैं, फर्टाइल बड़ा उपजाऊ से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर क्या हो, स्टेराइल, एरिड, प्रोडक्टिव, बैरन। तो इसका हमें उल्टा आंसर करना था, तो इसमें एंटोनिम्स बताने थे, ठीक है। सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। तो हमें पूरे क्वेश्चन को नहीं देखना, हमें इमिग्रेंट्स का जो है मीनिंग निकालकर इसका ऑपोजिट बनाना था। तो इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, फिर इसका उल्टा आपको आंसर देना था। तो एंटोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगेन द क्वेश्चन इज हियर, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, बहुत जरूरी है, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्राइमरी, एडवांस्ड, अनयूजुअल, नाइव। तो क्या रखना था वो आप देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन। अब सिनोनिम्स आ गए, तो अभी हम एंटोनिम्स देख रहे थे, अब सिनोनिम्स है। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। तो कार्नेज का मतलब क्या होता है, कंसर्न, ब्लडशेड, लस्ट, सेटायर। तो ये वर्ड्स ज्यादातर किस पे, वोकैबुलरी से रिलेटेड है, तो वोकैब पर हमारा थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा, इसीलिए, है ना। तो कोशिश करेंगे काफी सारे वर्ड्स जो है करें। रिलीजियस वर्ड यहां अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या होता है, मिस्टिकल, मेटाफिजिकल, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल। तो हमें इन सब चीजों को यहां पर देखना था। तो वर्ड इज इमेजिन। इमेजिन वर्ड का मतलब क्या होता है, फील करना, थिंक करना, अंडरस्टैंड करना, सी करना। तो इनमें से इमेजिन का सिनोनिम यहां पर देना था, है ना। हम इमेजिन करते हैं चीज को, तो उसको थिंक आउट भी करते हैं बहुत ध्यान से। इन्वेड्स लिखा हो, पब्लिक सर्विस नॉट मेयरली समथिंग दैट occupies the hours you are doing it but invades all your life and experience and effects। तो invade का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व करता है, कवर करता है, स्पॉइल करता है, डिमोलिशेस करता है। तो ये सब चीजें, इनमें से इन्वेड का कौन सा सिनोनिम बनेगा वो आपको, आपने इन्वेडर सुना है, वर्ड इन्वेडर, तो जो घुसपैठिए होते हैं, घुसपैठ करते हैं। तो इन्वेडर जो वर्ड है वो बना किससे, इन्वेड से। तो फिर आपको इसी तरह से इसका मीनिंग निकाल के इसका आंसर देना था। He was in the early part of the 20th century a staunch nationalist of the liberal fold। ठीक, तो यहां जो वर्ड यूज करना था, आई थिंक इट वाज staunch। तो staunch वर्ड था शायद वहां पे। तो profused, dogmatic, tolerant या plentiful, क्योंकि यहां लिखा नहीं, तो आई थिंक इट विल बी वर्ड। तो इसका भी सिनोनिम निकालना था। अब आ गया आपका स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स क्या होते हैं, नाइदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। हम सिर्फ अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू, हम अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कुछ पढ़ाया नहीं अभी आपको, ठीक। फिर एक क्वेश्चन, द कार विच व्हेन पासेस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एटलीस्ट 100 माइल्स एन। ये क्वेश्चन किसका है, ये टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए, है बहुत आसान। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर स्टे अब्रॉड। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, क्वेश्चन आपके बहुत टफ नहीं आते। आई हैव मच वर्क टू डू, ये क्वेश्चन आपका किससे है, ये क्वेश्चन एडजेक्टिव से रिलेटेड है, एडजेक्टिव प्लस नाउन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप इनटू अ साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल observation and experiments until the late 1800s। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड, ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे बेस लिखा है, ऑफ नहीं होता, बेस ऑन होता है। तो ये प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी आपको इसका आंसर नहीं बता रहा था, बस यूं ही बताया कि आंसर क्या है, ठीक। 2017 में क्या स्थिति थी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं सिनोनिम बताना है आपको, किस वर्ड का, द फंडामेंटल का सिनोनिम आपको बताना है। सेंटेंस में लिखा है, द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस इज इंटायर लाइफ। तो फंडामेंटल का मतलब प्रोडक्टिव होता है, सक्सेसफुल होता है, कि एसेंशियल होता है, कि इफेक्टिव होता है। तो वो आपको वहां पर इसका आंसर देना था। फंडामेंटल का मतलब जो आधारभूत है, जो सबसे बड़ी आवश्यकता है ना। तो क्या आंसर बन सकता है, एसेंशियल। सिनोनिम बताना था। तो 2017 के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में फिर सिनोनिम बताना है, किसका बताना है क्वेश्चन, शी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनेट। हैकनेट क्या होता है, एक जनरल स्टेटमेंट को बोलते हैं, एक सामान्य सी बात जो सभी लोग करते हैं। सो क्लिच्ड, इनडिफरेंट, इमेजिनेटिव या इंप्रेसिव। क्या आंसर आएगा, आपको ध्यान में देना था। तो इनडिफरेंट का मतलब इससे हो जाता है। इमैक्युलेट का मतलब क्या होगा, फिर से सिनोनिम बताना है, इनमें से कोई आंसर देना था आपको। तो ये वर्ड्स देख लीजिए आप, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनिमिटी का मतलब, ये इसका एंटोनिम बताना था। तो एनिमिटी का मतलब आपको पता है, दुश्मनी होता है। तो इनमें से क्या आंसर बनाना था वो हम देखेंगे। तो इसका मतलब दुश्मनी, तो इसका उल्टा वहां निकालना था। आगे
रिलक्टेंट, कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं लोग, तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या इसका ऑपोजिट होगा, इनमें से डिफाइन करना था। अनविलिंग, ईगर, हैप्पी, एंग्शियस। इसको एनेक्शियस नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे इसको एनेक्शियस पढ़ देते हैं। इट इज एंग्शियस। हमारे यहां भारत में प्रोनाउंसिएशन की बड़ी बुरी हालत है। जैसे मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊं, मैंने एक बीमारी है अस्थमा, आपने सुना होगा अस्थमा, तो कुछ लोग अस्थमा बोलते हैं, कुछ लोग एस्थमा बोलते हैं, पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनमें से कोई इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है क्या? एस्मा। एस्मा सही होता, टीएच प्रोनाउंसिएट ही नहीं होता, तो अस्थमा बोल रहे हैं लोग, जानकारी नहीं। इसी तरह से एक वर्ड होता है सजेशन। सजेशन, तो मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये सजेशन नहीं होता, ये सजेस्शन होता है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सजेस्शन। अगर आप डिक्शनरी में चेक करें तो सजेशन होगा, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन की हमारे यहां बड़ी बुरी हालत है। एंग्शियस पढ़ने लगते हैं या एनेक्शियस पढ़ने लगते हैं। सही प्रोनाउंसिएशन एंग्शियस, है ना, बेचैन होने के लिए। नेक्स्ट वन, फिर से एंटोनी बताना। आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वीर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। तो क्वीर, निम्बल, एवरीडे, कस्टमरी, स्ट्रेंज में से क्या आएगा, ये डिसाइड करना होता है। तो ये भी एंटोनिम है। फिर उसने कहा है क्या कि आप बताइए एरर। सेंटेंस है एज यू नो दैट द इग्नोरेंट और आर इजिली ड्यूप्ड। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें आता है नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे। आता है तो इसको तुरंत कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो है बच्चे को दिक्कत आती है। फिर उसने कहा कि इसमें भी आपको एरर बतानी, तो ग्रामेटिकल एरर है। क्या लिखा हुआ? आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या एरर है, डिसाइड करना था। तो ये एरर किससे रिलेटेड है? इसमें हम जनरली कह नहीं सकते कि एरर इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक से रिलेटेड है ना। तो इसको अभी ये बोल सकते हैं, ये टेंसेस से भी रिलेटेड हो सकता है, या हो सकता है प्रेपोजिशन से भी रिलेटेड हो सकता है। और इसमें थोड़ा सा जो है आर्टिकल का ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो वो भी हो सकता है। तो कई सारे टॉपिक्स में देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने सारे ही पढ़ते हैं, है ना। अभी क्या है अगला सेंटेंस? डोंट आस्क हिम हाउ ही इज, because if he starts talking about his health you will never get off from him। तो इसमें जैसे get off है, ये फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड बात भी करनी पड़ती है। डोंट आस्क हिम, ये टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो टेंस क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें लिखना चाहिए। तो ये सब चीजें कुल मिला के सारा ग्रामेटिकल एरर को लेकर, ग्रामेटिकल टॉपिक्स को लेकर चलती है। फिर हमारे पास है a nursery where children of working parents are cared for a while they parents are at work। अब इसमें एक पूरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। यानी कि ये क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से था। इसके अलावा दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसे आप जबरदस्ती से नहीं ले सकते, तो इम्प्रॉबेबल, इम्पैक्टेबल, इम्प्रेग्नेबल, इम्पॉसिबल। क्या आंसर बनना चाहिए था? तो इनमें से कोई एक आंसर आपको लगाना था। नेक्स्ट वन, टेक अ सीट। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ये क्वेश्चन टैग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने क्वेश्चंस आते हैं। तो टेक अ सीट का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? कांट यू, वांट यू, वुड यू, इनमें से क्या आएगा वो यहां भरना था। ठीक, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, इसका भी क्वेश्चन टैग बताना था। ये क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग पर 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, तो इसका तो क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम वो भी पढ़ेंगे इसी वजह से। ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट्स एंड सीम्स, वह आर्ट का शौकीन, एंड सीम्स तो कैसा लगता है, सुटेड टू बी एन आर्टिस्ट। तो इनमें से कौन सा है? फिट आउट, ब्रिंग आउट, कट आउट। तो क्या आंसर बनेगा वो हमें इसमें लिखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा डिसाइड करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, तो कुछ फ्रेजल वर्ब भी हम लास्ट की क्लासेस में देखेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि आपको, कोशिश करूंगा सारी चीजें कराने की, सारी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अपने पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग काफी चीजें कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? फ्रेजल वर्ब से। कम अबाउट का मतलब क्या होता है, कम आउट का मतलब क्या होता है, तो क्वेश्चन भी फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, इनको करेंगे कब? जिस दिन हमारी आखिरी क्लास होगी उस दिन मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा।
ठीक, ये भी क्वेश्चन देखिए फ्रेजल वर्ब का है। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कम अबाउट का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी फ्रेजल वर्ब का है। आप सोच रहे होंगे सर करा तो रहे नहीं है, हमें सिर्फ बता रहे हैं, ये तो हमने ही पढ़ा है। तो हम करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको एक आइडिया देना है। ठीक, आई हैव टू, फिर से देखिए फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन यहां पर भी है। ठीक, तो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर भी पूछा गया है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं ये जो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, ही लिव अ हैंड। अब ये अ हैंड से लेके माउथ तक, यहां तक एक ईडियम होता है ये। इसको जैसे मैं बता देता हूं, हैंड टू माउथ सिचुएशन होती है, यानी कि मान लीजिए 10,000 रुपए कमा रहा है और खर्चा है 11,000 रुपए का, तो वो पूरी जिंदगी के पूरे महीने कैसे थी रहती है, जैसे आया पैसा सारा खर्च हो गया। हैंड टू माउथ सिचुएशन आ गई, मतलब बुरी हालत है कि पैसे है नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो हैंड टू माउथ होता है इसमें आंसर जैसे। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये ईडियम से रिलेटेड है। तो ईडियम में भी क्या टू लगता है, फॉर लगता है, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका ईडियम का आंसर देना है। तो हम आज अपनी शुरुआत वैसे भी ईडियम से करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन जो है ईडियम से रिलेटेड था। यमन सर्विस, यमन सर्विस कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है, आपके ईडियम से रिलेटेड है। यमन सर्विस एक्सीलेंट सर्विस को बोलते हैं, है ना, ये तो आपको बताया जा सकता था। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ 2015 फिर 2017, उसके बाद 2021 में कुछ क्वेश्चन पेपर हुए हैं। ठीक, ये पूछ रहा है व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गिव अ पीस ऑफ माइंड। आई गिव अ पीस ऑफ माइंड, ये क्या हो गया आपका, एक ईडियम हो गया। तो इस ईडियम का आंसर क्या होता है, किसी को डांटना, तो आंसर क्या बन जाता है, स्कोल्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड, जो लोग ब्लू ब्लड के लोग होते हैं वो कैसे लोग होते हैं लिखा हुआ है पॉल्यूटेड स्टिल वेस्ट वाटर, उनका जो उनके अंदर वेस्ट वाटर होता है, या सैप ऑफ टीक वुड, जो टीक वुड होती है उसका रस होता है। एरिस्टोक्रेट, बड़े अच्छे खानदान से होते हैं। और कॉस्टली ऑब्जेक्ट, या कॉस्टली ऑब्जेक्ट होता है, तो आंसर इसका ब्लू ब्लड होता है। रॉयल फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। he was horsed by his own petard refers to, he was horsed by his own petard refers to। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये लिखा है he was horsed by his own petard, इसका मतलब क्या है, इन लाइनों में आपको बताना है। ठीक, व्हाट इज बैलेड, तो बैलेड का मतलब क्या होता है, बैलेड का मतलब होता है एक स्टोरी जो हम सभी लोग गाते सुनाते रहते हैं, जो इस तरह की स्टोरी होती है ना। प्लैगियरिज्म का मतलब क्या होता है, तो ये वर्ड पूछा जा रहा है। एक्चुअली इसको सिनोनिम भी कह सकते हैं। प्लैगियरिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम किसी और की कविता अपने नाम से सुनाने के, साहित्य की चोरी वगैरह आपने सुना होगा, ऐसी चीज इसमें होती है। राइवलरी बिटवीन द टू क्लैंस, क्लैंस का मतलब दो खानदानों में, क्लैन का मतलब होता है गोत्र, यानी कि खानदानों में जो राइवलरी दुश्मनी चली आ रही है। बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स, तो वाटर अंडर द ब्रिज इसका मतलब क्या होता है, राइवलरी यानी दुश्मनी चालू है। इट बिकम थिंग ऑफ, इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ, मतलब एक जनरल बात होगी। इट कनेक्ट्स टू क्लैंस, इट इज नॉट फॉरगॉटन, ये भूली नहीं जाती। तो क्या है, इसके बारे में बात है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके नहीं पूछे जाते। 2015 में इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसमें लिखा है वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस, कंसिडर ऑल्सो द इंसर्शन ऑफ अ सिंगल वर्ड ओनली into the sentence to indicate a desired emphasis. Where shall this word be inserted? The emphasis to be on the recipient, on the uniqueness of the item given, on the giver. तो ये पूछ रहा है कि ओनली वर्ड को कहां लगाया जाए, है ना। तो कह रहा है कि तीसरे चौथे वर्ड के बारे के बीच में लगा दे, कि इसको तीसरे चौथे, इसको पांचवें छठे वर्ड के बीच में लगा दे, या बिफोर आई के पहले लगा दे। कहां लगाया जा सकता है कि जिसमें तीनों एम्फेसाइज, रेसिपिएंट के ऊपर भी एम्फेसिस चला जाए, रेसिपिएंट महत्वपूर्ण हो जाए, यूनिकनेस जो आइटम की है वो भी महत्वपूर्ण हो जाए, और जो गिवर देने वाला है वो भी महत्वपूर्ण हो जाए। तो हम इसको कहां लगा दे, ये पूछा गया। तो बहुत आसान है, ये हम एडवर्ब में पढ़ते हैं, समझते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग, इस तरह क्वेश्चंस आपको नहीं देखने मिलते। डायडेक्टिक का मतलब क्या है वो आपको देखना है यहां पर, है ना। तो द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिटेड एड्रेस बाय चीफ गेस्ट, इसमें परमिट का मतलब क्या होता है, ये आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इन सबको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में डालना है।
ये थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट की तरह, पर आपके ये आता नहीं है। ये क्यों है मुझे समझ नहीं आता, ये स्पेसिफिकली दिया नहीं है आपके यहाँ कभी किस तरह की चीजें होती हैं। तो आइंस्टीन वॉज ऑल्दो ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम स्कूल डेज। तो इनमें से क्या बनना चाहिए आंसर, वो आपको बताना है ना। ये क्वेश्चंस इस तरह के, बहुत सिंपल सा आंसर होता है इसका, बहुत मुश्किल नहीं। इसमें एग्जैक्टली शुरुआत कहां से करनी है वो आपको देखना, पहला आपको खोजना है। अब पहला आपका चौथा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आपको बताना है किससे शुरुआत हो सकती है, किससे कर सकते हैं। राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज आइंस्टीन वॉज, यानी कि 4 के बाद हम ले सकते हैं पहला। सो राइट फ्रॉम हिज फ्रॉम हिज स्कूल डेज, फिर क्या रखें, आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक, तो 4 फिर 1 फिर 3, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि फिर 2 लास्ट में, ऐसा कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर बन रहा है, ये वाला आंसर बन सकता है। मैं कह रही हूं ये आंसर होगा श्योर। या हम कैसे कह सकते हैं कि 2 से लिखते हैं, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, फिर क्या ले, आइंस्टीन वॉज, तो ये भी मैच नहीं हो पा रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको किससे मैच करना चाहिए, इसी से मैच करने की कोशिश करना चाहिए। कैसे, राइट फ्रॉम स्कूल डेज आइंस्टीन, राइट फ्रॉम स्कूल डेज वीक इन अरिथमेटिक, तो ये भी नहीं बन पा रहा। इसका कॉम्बिनेशन से, तो ये कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ते हैं, तो आपको आंसर क्या है वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके यहां पर था पूरा किस तरह का पेपर का रेंज है आपका। तो आपने देखा कि ग्रामेटिकल सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन टेक्स्ट से काफी थे, फ्रेजल वर्ब से काफी क्वेश्चंस थे, और इडियम्स भी काफी ज्यादा पूछे गए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 या 3 ही 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुल मिला के आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामेटिकल सेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना था। हम अपनी क्लास की शुरुआत आज किससे करने जा रहे हैं, हम अपनी क्लास की शुरुआत आज इडियम एंड फ्रेजेस से करने जा रहे हैं। तो इडियम फ्रेजेस काफी सारे हैं, लगभग 100 इडियम्स जो है सिलेक्टिव, हम उनको आपके सामने रखेंगे। कोशिश आज ये है कि मैं आपको लगभग 50 आज करा दूं, 50 फिर दूसरी क्लास में कराऊंगा। फिर हम ग्रामेटिकल सेक्शन पर आ जाएंगे, तो टेंसेस से रिलेटेड एरर्स देखेंगे की कोशिश करेंगे, या टेंसेस से रिलेटेड पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस और वर्ब्स से रिलेटेड पॉइंट्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा शेड्यूल है, आज का हमारा ये जो मेन्यू है, तो हम शुरुआत करते हैं। काफी बात हो गई हमारी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है और हमें कैसे पढ़ना है। अहम काम की बात पर, वो भी काम की बातें थी, ये भी काम की बात है। हम शुरुआत करते हैं, हमें जिन चीजों के बारे में बात करनी है। चलिए, तो हमें पढ़ना है, पहले देख लीजिए पे क्या लिखा है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हम इनकी बात शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत हम वोकैब से ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं वोकैब से क्यों कर रहा हूं आपको पता ही, समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको रखूं, रेशियो रखूं, तो वोकैबुलरी से जो क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं वो लगभग 70% क्वेश्चन आपके वहां से हैं। 30% क्वेश्चन आपके कहां से पुट अप हो रहे हैं, वो हो रहे हैं आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से। तो इंपॉर्टेंट सब कुछ है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। 60% ग्रामेटिकल सेक्शन, सॉरी वोकैबुलरी, और 40% ग्रामेटिकल सेक्शंस। तो इंपॉर्टेंट दोनों ही है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज किसको जा रहा है, वोकैब को जा रहा है। तो हम वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे, जो वेटेज के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करें। हमारा जो पहला फ्रेज है, इडियम है, वो है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट, बिटवीन भी इसमें ऐड कर लेते हैं, लेकिन नो लव लॉस्ट एग्जैक्टली है। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन से स्टॉप लविंग, आपके भी 4 ऑप्शंस आते हैं। नॉट ऑन गुड टर्म्स, फॉर फॉर्मिंग ग्रुप, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। क्या आंसर आना चाहिए बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका, सो वी कैन डिस्कस दैम। प्लीज टेल मी, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, फिर हम इसे करना शुरू करेंगे। एनीबडी, सभी ने आंसर करना है, तभी मजा आएगा। आप आंसर जरूर करिएगा इनका, तभी बात बनेगी बेहतरीन, है ना। चलिए शुरू करें फिर, क्या आंसर बन सकता है। लेट अस स्टार्ट। नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज, देयर इज नो लव लॉस्ट। तो नॉट ऑन गुड टर्म्स, फॉर्मिंग ग्रुप, हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, स्टॉप लविंग। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देने की कोशिश करिए, तभी बात बनेगी, तभी इसे शुरू करेंगे। कम से कम पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से आए। एनीबडी, दीजिएगा आंसर जरूर।
नो लव लॉस्ट, लव लिखा है, क्या आंसर होना चाहिए? चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा लिखा नो लव लॉस्ट एंड नॉट इन गुड टर्म्स। क्लियर? हालांकि लिखा है नो लव लॉस्ट, मतलब ये कि उनके बीच प्रेम खत्म नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है? नॉट ऑन गुड टर्म्स, जिनके अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या आंसर है। आंसर इज 2। नेक्स्ट वन, द हैवी डाउनपोर प्लेड हैवक इन द कोस्टल एरिया। तो प्लेड हैवक का मतलब आपको बताना है क्या है? कॉज डिस्ट्रक्शन, कॉज डिजीजेस, कॉज फ्लड, इन कॉज हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब गरीबी होती है। तो आंसर जरूर करिएगा, वो जरूरी है। ठीक है, जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर। जस्ट वेटिंग फॉर आंसर एवरीबडी। तो क्या आंसर होना चाहिए? जो बहुत तबाही मचाए। आपने अभी सुना होगा बिपरजॉय के बारे में। बिपरजॉय एक साइक्लोन था जो अभी गुजरात से एंटर किया भारत में, बहुत तबाही मचाई है इसने। ठीक, तो याद रखिएगा प्लेड हैवक का मतलब, हैवक मतलब ही डिस्ट्रक्शन होता है ना। नेक्स्ट वन, टू हैव अ ग्रीन थंब। तो जिसका ग्रीन थंब होता है, अंगूठा हरा है, वो कैसा व्यक्ति होता है? उसने अपने नाखूनों को ग्रीन पेंट कर लिया है। वन आर्टिस्टिक, इसका कोई मतलब नहीं। वन आर्टिस्टिक जो है, जो आर्टिस्टिक टाइप का व्यक्ति, कलाकार टाइप का। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, जिसका गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट है और इसका इसने ग्रीन टैटू लगा रखा है थंब पर, वो इसका आंसर हो सकता है। तो बताइए एक बार जरा क्या आंसर बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, आंसर क्या होना चाहिए? इट्स अ सिंपल, जिसका गार्डनिंग में इंटरेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीन था। तो 3 हमने पढ़ लिए। कौन सा? प्लेड हैवक का मतलब डिस्ट्रक्शन, तबाही। उसके बाद नो लव लॉस्ट, यानी कि उन दोनों में संबंध ठीक नहीं है। और तीसरा हमारे पास क्या था? ये ग्रीन थंब, तो इसका मतलब गार्डनिंग में नेचुरल इंटरेस्ट। अगला तो आंसर 3rd था इसका। नेक्स्ट वन, ये है टेक टुक टू हिल्स। एक्चुअली क्या है ये? टेक टू हिल्स, सेकंड फॉर्म में लिखा है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। टेक टू हिल्स, तो इसका मतलब बताएं क्या होगा? क्या आंसर बनना चाहिए इसका? 4 क्वेश्चन ऑप्शंस हैं यहां पे, देखिएगा इन्हीं में से कोई आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। आप देखिएगा इन्हीं में से कोई क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। बताएं। तो मतलब होता है क्या? जो डर के भाग जाए। हील है ना, एड़िया, तो एड़िया भगा दे, जो यानी कि अपनी एड़िया लेकर भागे। टेक टू हील, टेक का मतलब लेना, जो अपने एड़िया ले ले यानी कि भाग जाए। नेक्स्ट वन, ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द कंपनी। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब डिक्लेयर करना है। फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट, डिफिकल्ट, ऑनेस्ट। क्या आंसर होना चाहिए? कहते हैं देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, तो आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। मतलब होता है स्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबल नहीं, स्ट्रिक्ट। बहुत हार्ड एंड फास्ट, हार्ड लिखा ही है तो आपको आंसर मिल रहा होगा। नेक्स्ट वन, शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब आपको बताना है, ये भी फ्रेज है। ऑफ का मतलब बंद हो जाना, ऑन का मतलब खुल जाना। तो कभी बंद है, कभी खुल गया है, तो मतलब क्या आंसर निकलेगा? रेयरली, ओकेजनली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली। पचास क्वेश्चंस कर रहे हैं आज ये। चलिए, तो क्या मतलब होता है ऑफ एंड ऑन का? कि कोई काम पड़ गया तो चले गए, कोई तीज त्योहार आ गया तो चले गए, फेस्टिवल आ गया तो चले गए, या कोई काम पड़ गया तो ओकेजनली, कभी कभी जाना होता है। समटाइम्स का मतलब कभी कभी जाते हैं, हो सकता है कभी मिल लिया। लेकिन ओकेजनली का मतलब ओकेजन से रिलेटेड, या कोई काम हुआ या कोई हमें जरूरी कोई हमारा गेट टुगेदर हुआ तो चले गए। रेयरली का मतलब कभी कभार। फ्रिक्वेंटली का मतलब अक्सर। वर्ड्स मीनिंग पर जरूर गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है द रॉबर मर्डर्ड द वुमेन कोल्ड ब्लड। एक्चुअली ये मर्डर्ड नहीं था, इसमें कोल्ड ब्लड था। ये जो है वो गलती से मर्डर्ड हो गया, मर्डर नहीं है, कोल्ड ब्लड है। कोल्ड ब्लड का आंसर देना है। ठीक है, तो कैसा मर्डर है? अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, अ मर्डर डन इन रिवेंज, अ मर्डर डन इन ग्रेट एंगर, अ मर्डर डन इन एनिमिटी। तो क्या आंसर होना चाहिए? डिसाइड करिए। कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है कई बार।
क्या आंसर होना चाहिए? आपने सुना होगा अभी एक अक्सर ऐसा होता है कि अभी आपने एक मर्डर सुना होगा, एक श्रद्धा नाम की बच्ची का मर्डर किया गया, तो उसको पीसेस में काट दिया। उसके जो आशिक साहब थे उन्होंने उसे पीसेस में काटा, और पीसेस में काटने के बाद उसको कई दिनों तक फ्रिज में रखे रहा, और फिर धीरे धीरे करके उसको फेंकता रहा। तो जो है ऐसे मर्डर को क्या बोलते हैं? उसमें फीलिंग नहीं रहती, उसमें फीलिंग का कोई काम ही नहीं है। तो क्या मतलब है? अ मर्डर विदाउट फीलिंग, क्रूअल मर्डर कह सकते हैं आप उसे, क्रूएलिटी से भरा हुआ। इसको हिंदी में कहते हैं निर्दयी, हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इंग्लिश में लिख लीजिए। क्रूएलिटी से रिलेटेड है, क्रूएलिटी पूरी भर भर के क्रूएलिटी होती है उसमें। अभी जैसे एक उत्तराखंड में केस आपने सुना होगा, अभी कुछ दिनों पहले घटा है कि उसमें जो बंदर थे वो बागीचा आम का था, तो उसको नुकसान पहुंचाते थे। तो वहां कुछ लड़कों ने, जो लड़के थे जो रखवाली करते थे, 10 लड़के, क्या 10-12 लोगों के नामजद रिपोर्ट है उसमें, तो उनको बंदरों को जहर देके मार दिया। तो क्रूएलिटी का हाई लेवल हो जाता है फिर। और ऐसे एक नहीं, अभी एक मुंबई का भी एक केस आया है। मुंबई के केस में क्या हुआ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, और मारने के बाद उसको पका के कुत्तों को खिला दिया। तो ये इस लेवल के मर्डर होते हैं, इसे पगला जाता है आदमी। तो ये इस तरह का मर्डर जिसमें कोई फीलिंग नहीं बचती है ना। नेक्स्ट वन, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस। सो ये तुम्हारे एग्जामिनेशन पूछा गया है ना, आई थिंक ये पूछा गया आपके, गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू स्पेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, फ्रेंडली एंड अमेकेबल, क्या आंसर होना चाहिए? Very good. So everyone is giving the answer. So nice of you, my students. तो गोइंग प्लेसेस का मतलब ये नहीं होता जगहों पर जा रहा है, इसका कतई मतलब ये होता है जगहों पर जा रहा है। मतलब इसका बहुत सिंपल सा है कि आप सेंटेंस देखो, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में लोग कई जगहों पर जा रहे हैं, ये मतलब नहीं। गोइंग प्लेसेस का मतलब कुछ और है। क्या हो सकता है? गोइंग अब्रॉड नहीं, गोइंग टू स्पेसेस ये भी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों से एक आंसर बन सकता है, बताइए। अब फ्रेंडली और एमिकेबल का तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्रेंडली और एमिकेबल से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, दिस विल बी द आंसर, है ना। क्लियर है मैसेज? चलिए साहब, 100 इडियम्स करेंगे। आपने देखा कि जो हमने अभी एग्जामिनेशन में करा है, अभी जो हमने प्रीवियस पेपर्स देखे थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, तो वो भी इसमें शामिल करने की कोशिश करूंगा। एक दो रह जाते हैं तो फिर एक 50 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट करेंगे। जरूरी नहीं कि पुराने वाले हो तो उनको शामिल करें तभी बात बनेगी, जरूरी है कि इंपॉर्टेंट आप तक पहुंच जाए जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही है कि आप तक ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंच जाए। ड्रू ऑन हिज फैंसी, एक्चुअली ये ड्रू वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सेंटेंस क्योंकि पास्ट में दिख रहा है, ये ड्रॉ की तरह पढ़ सकते हैं आप इसे, ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रू। तो ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, तो ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का मतलब क्या होता है? फैंसी वर्ड, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। कई बार हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ खाना खा रहा हूं, या जो है मैं किसी मुख्यमंत्री के साथ बैठा हुआ हूं और मुख्यमंत्री जी मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई आगे क्या करना है, योगी जी मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा। तो इमेजिनेशन कुछ भी करते रहिए, तो कुछ ऐसा इमेजिनेशन है। तो बताइए, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर की उम्मीद कर रहा हूं हमसे। बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है, आंसर आप दे सकते हैं इसका। चलिए, तो लिखा हुआ है अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग कर रहा है। अब इस सेंटेंस में क्या लिखा? अपने दिमाग नहीं लगा रहा, नॉलेज नहीं लगा रहा, बल्कि कुछ और ही है उसका। नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, मतलब इमेजिनेशन चल रही है, तो यूज्ड हिज इमेजिनेशन। आप कविताओं में तो इमेजिनेशन देखते हैं ज्यादातर, ये चीज आपने जरूर देखी होगी। तो आंसर ये हो गया। नेक्स्ट वन, माई नेबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है साहब, इस बार देखिएगा। टू पे थ्रू हिज नोज, इसका मतलब आपको निकालना है
for a brand new car, pay huge loans, pay a reasonable price, pay an extremely high price, और ये ओक नहीं, ये टेक है, टेक अ क्विक बैक, या वापस मुड़ गया कि नहीं लेना है। क्या आंसर होना चाहिए बताइए? क्या आंसर आना चाहिए? सो सिंपल क्वेश्चन, क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत मतलब नाक तक उसने पैसा दिया है, तो नाक तक पैसा दिया है तो बहुत ज्यादा पैसा दिया है, ठीक। सो इट्स आंसर 3। द नेक्स्ट वन, वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। तो ये भी बहुत बढ़िया है, रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। इसका मतलब क्या होता है? क्या कह रहा है? बहुत महत्वाकांक्षी लोग क्या पसंद नहीं करते? ये चीज पसंद नहीं करते। तो क्या है ये चीज आपको बतानी है। क्या? नाखुश होना, मोटिवेट होना, इम्पेशेंट अधीरता होना, बेचैनी होना, या टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मतलब बहुत सेटिस्फाइड होना, जो है उसी में खुश है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना। कि अगर पड़ोसी के पास जो है BMW नहीं होता, VMV होता है। अगर पड़ोसी के पास VMV है तो और मेरे पास जो है मारुति की गाड़ी है, कौन सी होती है मारुति की गाड़ी, बलेनो है या ब्रेजा है, तो मुझे जलन हो रही है उसके पास VMV क्यों है, या VMW इसको आप बोलते हैं, VMV एक्चुअली होता है। VMV क्यों है उसके पास, मेरे पास क्यों नहीं? तो ऐसी उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होती, वो आदमी कहेगा नहीं मैं संतुष्ट हूं जो मिल गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बहुत कॉम्प्लेसेंट आदमी है। तो इन चारों के आंसर्स, ये 4 ऑप्शंस दिए गए, तो इसका रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब क्या होगा ये बताना है आपको। हालांकि मैंने आपको आंसर ऑलमोस्ट तो बता ही दिया है ना। चलिए, तो क्या आंसर है? टू बी कॉम्प्लेसेंट, हाईली सेटिस्फाइड। ऐसे जो एम्बिशियस लोग थे उनको पसंद नहीं आता। जैसे ये राजनीति में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। राजनीति में क्या होता है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है, और उन महत्वाकांक्षाओं के लिए, उन एम्बिशंस के लिए, या उन डिजायर को पूरा करने के लिए, उन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है? किसी भी हद तक गुजर जाता है। भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, लोग जो है अपने ही घर के लोगों को मरवा देते हैं राजनीति में, पद पाने के लिए या प्रतिष्ठा पाने के लिए या जो सत्ता पाने के लिए अपने ही घर के लोगों को मारने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसा भी होता है इसमें। सो इसका आंसर जो था रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, अगर इसको हटा दिया तो इसका मतलब होता है टू बी कॉम्प्लेस, संतुष्ट होना। क्वेश्चन आंसर 4। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम पीस ऑफ। ये आपके एग्जामिनेशन में आया था साहब, ये आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे इस बात का 100% दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि 60-70% आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। 100 फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, 50 आज करेंगे, 50 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? 100 सिनोनिम लेने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही 100 एंटोनिम लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अपने कार्यक्रम को करेंगे ताकि आपको मदद मिल जाए, और लगभग 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे जो आपको काफी मदद दे। चलिए, टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड, क्या आंसर होना चाहिए? To be nice to him, to take revenge on him, to be reprimanded, to support him. Revenge का मतलब बदला लेना होता है, nice का मतलब अच्छा होता है, reprimand या scold, ठीक है, या आप बोलते हैं warn करना, ये किसी को डांटने के या चेतावनी देने के सेंस में इस्तेमाल होता है, और सपोर्ट करना आपको पता ही है। अब बताइए आंसर क्या हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको पढ़ा भी था, अभी पेपर में आपके पूछा था तो हमने इसे पढ़ा था। बताइए क्या बन सकता है आंसर। इट्स अ वेरी सिंपल। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्यों, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी। बताने की कोशिश करें तो बेटा क्या है? गिव पीस ऑफ माइंड। माइंड तो इसका मतलब क्यों? किसी को डांटने का सेंस होता है। रेप्रीमेंड इज आंसर ऑब्वियसली। वहां स्कूल लिखा था, यहां रेप्रीमेंड है। द पार्टी हाईकमांड वांटेड टू स्टे ऑफ एन ओपन बैटल। एक बात, पार्टी हाईकमांड, आपने देखा है राजस्थान की हालत। राजस्थान में गहलोत साहब और सचिन पायलट जी में हमेशा जो है वो शब्दों से इनडायरेक्टली वॉर सा चलता रहता है, गृह युद्ध टाइप की स्थिति, शीत युद्ध, सॉरी गृह युद्ध नहीं, शीत युद्ध जैसे चलता रहता है। शब्दों के बाढ़ वो वहां से छोड़ते हैं, शब्दों के बाद वो बाढ़ वहां से छोड़ते हैं। और जो केंद्र, जो दिल्ली में बैठा हुआ उनका जो हाईकमान है,
या हाई कमांड है वो डैमेज कंट्रोल में लगा रहता है, तो ज्यादा बात ना बिगड़े, तो कुछ इसी तरह का है। बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो क्या आंसर बनना चाहिए? स्टेव ऑफ का मतलब होता है क्या? टालता रहता है उस चीज को कि भैया कोई बात ना बिगड़े। अलाउ टू टेक इट्स ओन कोर्स, अपने रास्ते चला जाना, जो हो रहा है होने दो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये ऐसा नहीं आंसर इसका। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, वेट एंड सी, हम इसे देखेंगे आगे, तो वो नहीं, टाल देता है इसे। रमेश टेक आफ्टर हिज फादर, रमेश टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो क्या मतलब बनेगा? बहुत सिंपल सा आंसर है। इमिटेट्स, उनकी नकल करता है, फॉलो, उनको फॉलो करता है, ओबे, उनकी बात को मानता है, और रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब क्या है? के जैसा। ठीक, तो बच्चे आंसर क्या हो सकता है? टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? रिजेंबल, के जैसा दिखना, इसका मतलब भी होता है के जैसा दिखना, के जैसा दिखना। तो थोड़ा सा नोट कर लेना बेटा बच्चा, के जैसा दिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो साहब अगली क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे मेड नो बोन्स अबाउट, तो मेक नो बोन्स, एक्चुअली जो फ्रेज है वो ये है, मेक नो बोन्स, ये है फ्रेज। अब इसको करना है, मेक नो बोन्स का आंसर क्या होगा? डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, डिड नॉट हैव एनी फेथ, डिमांडेड कॉम्पनसेशन और हैड प्रॉब्लम्स इन। तो क्या आंसर बनना चाहिए, जरा एक बार बताइए। ठीक, तो आंसर क्या होगा? मेक नो बोन्स। दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस। मतलब क्या कहना चाह रहा है? दे मेक नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर डेट टू हिज जीनियस, मतलब कोई व्यक्ति ने अच्छा काम किया तो हम उसको उसका जो है क्रेडिट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। सो मतलब क्या बना? मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं, मुझे कोई भी झिझक नहीं है। तो इसका मतलब होता है मेक नो बोन्स का मतलब नो हेजिटेशन, कोई झिझक नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट 16, इट इज एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट दैट हैड्स विल रोल। तो ईडियम क्या था? हैड्स विल रोल। इसका मतलब क्या होता है बताना है। मिनिस्टर ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि जो खोपड़ियां घूमेंगी इन द सेक्रेटेरिएट, तो सेक्रेटेरिएट में क्या होगा? खोपड़ियां घूमेंगी, तो आपको खोपड़ियां घुमानी है, तो घुमानी पर क्या आंसर बनेगा? जरा निकाल के बताइए। तो क्या होगा? ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, हैड्स विल बी कट ऑफ, खोपड़ियां तो सर तोड़ दिए जाएंगे, सर काट दिए जाएंगे, पीपल विल डाई, लोग मरेंगे, डिसमिसल्स होंगे, लोगों को हटा दिया जाएगा या उनके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या आंसर बनेगा? अच्छा सिंपल सा है, ये तो होंगे नहीं कि मिनिस्टर साहब ने कहा सबकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, है ना, हम लोग तालिबान में तो रह नहीं रहे, गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? इनमें से कोई एक आंसर बनेगा, बताएं क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनना चाहिए? तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि भैया अगर काम ठीक से नहीं करोगे तो डिसमिस कर दिए जाओगे, तो डिसमिसल्स विल अकर। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ द क्रिमिनल मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ईडियम है, इसको ये थोड़ा सा यहां से भी ले लेते हैं और ये भी यहां से ले लेते हैं। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, एग्जैक्टली क्या बनेगा? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। तो इसका आंसर जो है वो आपको बताना है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब फॉट लाइक अ हीरो, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, फेस ब्रेवली, शोड हिज ब्रेस्ट। अब देखो उसने अपनी छाती दिखाई, ये कोई सेंस ही नहीं बनता। हीरो की तरह लड़ा, अब सेंटेंस में क्या लिखा है? अपनी जिंदगी के आखिरी समय में क्रिमिनल ने हीरोपंती दिखाई, या उसने जो कुछ किया था उसे मान ली कि उसने कुछ गड़बड़ किया था अपनी लाइफ में, तो वो होना चाहिए आंसर। या फेस ब्रेवली, बहुत अच्छे से मुकाबला किया, या अपनी गलतियों को मान लिया। तो आंसर क्या होगा? अपनी गलतियों को माना उसने। नेक्स्ट वन, शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विथ हर रिच नेबर्स। टू कीप अप क्या मतलब बनेगा? ये एक फ्रेजल वर्ब है, टू इमिटेट, कीप इन टच, टू अवॉइड, टू बी ऑन पार। तो बताइए आंसर क्या होगा? क्या बनना चाहिए आंसर?
जस्ट टेल मी। टू कीप अप विथ रिच नेबर, टू कीप अप का मतलब उसके जैसा बनना, टू बी ऑन पार। ऑन पार का मतलब होता है अच्छा या बुरा किसी के जैसा होना, है ना। टू कीप इन टच नहीं, टू अवॉइड, टू इमिटेट, इमिटेट होता है नकल करना, वो नहीं। He went on sowing wild oats, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। He went on sowing wild oats, he reaped suffering in his later life। reap मतलब उसकी फसल काटना है जो उसने किया है। So inviting troubles as a boy, warning others as young men, irresponsible pleasure seeking in young age, or sowing grains called oats when young। तो क्या आंसर बनेगा तो एक बार बताएं। मतलब क्या है, कहते हैं कि जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो मतलब जवानी में तो खूब ऐश करे, अब बुढ़ापे में काम खत्म हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन योर यंग एज, ये आंसर बनेगा। ठीक है, मतलब यंग एज में खूब आराम किया तो अब जो है काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वन, आई डोंट नो व्हाई शी हैज बिकम स्टैंड ऑफिश। तो स्टैंड ऑफिश का मतलब क्या होता है ये आपको दिखाना है। एंग्री, हिलेरियस, हिलेरियस मतलब इसका मजाक बन जाए। इनडिफरेंट मतलब कोई लेना देना नहीं। अनमैनेजेबल, इसको मैनेज ना किया। एंग्री का मतलब आपको पता है क्या आंसर बनना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई शी हैज बिकम स्टैंड ऑफिश रिसेंटली, तो मतलब क्या, इनडिफरेंट, कोई लेना देना ही नहीं है ना, सिंपल सा। 20 क्वेश्चन करने में हमें समय लग गया लगभग 25 मिनट का। कोशिश करते हैं और थोड़ा जल्दी करने की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट यू पुट एन एंड टू ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जिसको बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, जरूर से कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस दिखाई देते हैं। सो ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, अपना ही बिगुल बजाते रहना। कई बार हम कहते हैं ना कि अपना ही बिगुल बजाते रहना, तो क्या आंसर होना चाहिए। आप आंसर प्लीज जरूर करिए, क्योंकि इसी वजह से आपको टाइम दे रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, अपना ही बखान करते रहना कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपना ही बिगुल बजाते रहना। ठीक है बच्चे, आंसर जरूर दीजिएगा, बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, अपनी तारीफ ही करते रहना। ठीक, नेक्स्ट वन, आई न्यू ही हैड एन एक्स टू ग्राइंड एंड टर्न डाउन हिज ऑफर टू हेल्प। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ग्राइंड का मतलब क्या है, पीसना। ठीक, क्या आंसर बनना चाहिए, सो प्लीज टेल मी। A blunt axe, a sharp tongue, a private interest to serve, a tendency to fight। आंसर बताने की कोशिश करें, क्या होगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर, उसका अपना खुद का इंटरेस्ट है, यानी कि हम कहें जब हमारा स्वार्थ होता है तो उसको कहते हैं नेक्स्ट टू ग्राइंड, स्वार्थ। ठीक, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। आंसर थर्ड, द सेंट्स लाइफ वॉज एन ओपन बुक। जो संत था उसकी जिंदगी कैसी थी, खुली किताब की तरह थे। तो क्या आंसर बनना चाहिए, जरा बताएं मुझे, आंसर जरूर कीजिएगा प्लीज। क्या होना चाहिए आंसर, एन एग्जाम्पल टू ऑल, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, एन अनकॉम्प्लिकेटेड वन। ओपन बुक का तो खुली किताब की तरह था, कोई उसका राज ऐसा नहीं था जिसके बारे में से कोई दिक्कत हो। इसका मतलब क्या है, सो वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, इसमें कोई सीक्रेट नहीं था, सबके लिए पता है क्या है जिंदगी। हम भी कई बार बोलते हैं ना, ओपन बुक की तरह। नेक्स्ट वन, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, द फ्रेज इज रीडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, रीडिंग केयरलेसली, ऐसे ही पढ़ना, एंजाइटी बेचैनी के साथ पढ़ना, ग्लांसिंग ओवर द लाइन, सिर्फ एक लाइंस पर झलक मतलब एक सरसरी निगाह डालना, और लुकिंग फॉर द मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस, और हिडन मीनिंग का पता लगाना। क्या आंसर होना चाहिए, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, ये हिडन मीनिंग का पता लगाना कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन, समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी हैव टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल का दुष्ट आदमी होता है, तो दुष्ट आदमी क्या करेगा, जल्दी से बताएं। चलिए आगे बढ़े। टू गिव द डेविल्स हिज ड्यू का मतलब
क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन, नोटोरियस तो कुख्यात आदमी, कई बार कुख्यात आदमी को भी आपको इज्जत देनी पड़ती है। इनवाइट द डेविल, दुष्ट आदमी को इनवाइट करना। एनकरेजमेंट, इवन एनिमी को एनकरेज करना। टू स्टैंड द वे ऑफ द डेविल, रास्ते में खड़े हो जाना किसी दुष्ट आदमी के, तो क्या आंसर बनेगा बताइए। मतलब यह है कि कभी कभी हमें ऐसे व्यक्ति को जो उसके लायक नहीं है उसको भी सम्मान देना पड़ता है ना। कई बार आपको देखा होगा आपने, जो गुंडा टाइप का व्यक्ति होता है आप उसे भी सम्मान देते हैं, मजबूरी में देना पड़ता है, क्यों, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो क्या आंसर होना चाहिए, फर्स्ट वन। द किंग हैड बीन मेड टू ईट हम्बल पाई। याद कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण इडियम है, सबसे महत्वपूर्ण, टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई क्या आंसर बन सकता है? टू ईट हम्बल पाई अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्या आंसर बन सकता है? टू ईट हम्बल पाई जरूर आंसर। अच्छा, आप आंसर देंगे तो ये भी जरूर टिक करिए, क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, 2 है या 3 है, ये आपको देना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 26, तो बीच में हाइफन लगाकर आंसर दिया करें तो मुझे पता चलेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं ना। टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना, यानी कि अपोलोजाइज करना। अपोलोजाइज करना गलती मान लेना, तो यही इसका आंसर है। आगे चले, नेक्स्ट वन। ही वॉज गिवन ऑप्शंस चॉइस बाय द एम्प्लॉयर। ऑप्शंस चॉइस का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या होता है? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ ऑप्शन चॉइस? What should be the option choice? बताएगा कोई? प्लीज आंसर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज। ऑप्शन चॉइस का मतलब एक्सीलेंट, नो, चॉइस, एट ऑल, क्या आंसर होना चाहिए? मतलब क्या है कि अब कोई चॉइस नहीं है, जो कहा गया उसे करना पड़ेगा, ऑप्शन चॉइस कहते हैं। नो रियल चॉइस एट ऑल, है ना। नेक्स्ट वन। He has a very nice manner, but you would better take what he says with a grain of salt. तो with a grain of salt का मतलब बताना है आपको क्या होता है। To listen to something considerable doubt, to take sensibly, to criticize, to compliment. क्या आंसर बनना चाहिए बताएं। So बहुत ही ही इज अ वेरी नाइस मैनर, बहुत अच्छा व्यक्ति, बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। और आपको क्या करना चाहिए, उसे भी ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें कुछ डाउट भी हो सकता है। टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, अच्छा व्यक्ति तो है बट यू वुड बेटर टेक व्हाट ही सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब यह है कि अच्छा आदमी तो है पर आप उसकी बात को सुनिएगा ध्यान से, हो सकता है उसमें आपको कुछ गड़बड़ नजर आए, तो मतलब डाउट रह जाए उसमें, है ना। तो क्योंकि बट लगा है, बट से मतलब तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यही टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, कि सही है कि गलत है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है, बहुत प्यार से बात करता है आपको कि इस बार जो है आपके पूरे गांव में हम सारे हैंडपंप्स लगवा देंगे और 100% मैं भोजन तभी करूंगा जब हैंडपंप्स का जो है आपके पास पैसा आ जाएगा और हम हैंडपंप्स की कार्रवाई शुरू कर देंगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नेताओं की बात पर थोड़ा सा भरोसा कम किया जाता है। तो आप सुन तो रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, लेकिन उस पर डाउट बना हुआ है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। नेक्स्ट, होल्ड योर टंग माई लैड, आई विल डील विथ यू लेटर। माई लैड मतलब लड़का, लैड का मतलब लड़का होता है। अपने जवान को लगाम दीजिए। तो कूल द टंग, गार्गल, स्टिक आउट द टंग और बी साइलेंट। तो क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए भैया बताइए जरा एक बार जल्दी, क्या आंसर बनना चाहिए। ओके, तो आंसर क्या होगा, बी साइलेंट। नेक्स्ट वन, वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, वाइड ऑफ द मार्क, वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है, मार्क से दूर है। बताइए, इनक्विजिटिव, एक्सपेंसिव, ब्राइटेंड, बताइए क्या आंसर बनेगा जल्दी से। मैंने आंसर ऑलमोस्ट आपको दे दिया है, मार्क से दूर, तो क्या आंसर बनेगा। चलिए,
इनएक्यूरेट का मतलब तो जो सही नहीं है, इनक्विजिटिव का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्यूरियस होता है ना, क्यूरियस लिख सकते हैं, है ना। एक्सपेंसिव, ब्राइटेंड, चमकदार, एक्सपेंसिव, तो क्या आंसर बनना है इनएक्यूरेट, जो मार्क्स से दूर है तो एक्यूरेट नहीं है ना। नेक्स्ट वन, आर पेरेंट्स अलाउड अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है बताइएगा। वंस इन अ ब्लू मून, समय की रफ्तार बहुत तेज है, चाहता तो बहुत कुछ कराना हूं लेकिन कई बार समय जो है हो जाता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। ये मेरी टेंशन है आपको कराने का, बाकी आपका काम है इसको करने का। तो वंस इन अ मून का मतलब कभी कभार, रेयरली, है ना, ईद का चांद इसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट वन, I did not mind what he was saying, but he was only talking through his head. Talking through his head बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, ये अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। Talking through his head का मतलब आपको निकालना है talking nonsense, talking ignorantly, talking responsibly, talking insultingly। तो क्या आंसर बनेगा आप मुझे बताएंगे, प्लीज टेल मी। टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब होता है बकवास करना, टॉकिंग नॉनसेंस। याद कर लीजिए अच्छा मेरे बच्चों। देखो एक बात और बोल देता हूं, आप क्लास में रहिए, सुनिए, आंसर क्या है वो भी सुनिए। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम रिवाइज कर नहीं पाते या हम चीजों को कर नहीं पाते। लेकिन अगर वो चीज कभी क्लास में हुई है और आप क्लास में अवेयर थे, अटेंटिव थे, तो हो सकता है कि जब वो एग्जाम में आए तो आपके अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें वो चीज स्टोर रहती, वो तुरंत आ जाती है कॉन्शियस माइंड में और आपको याद आ जाती है वो चीज कि यार ऐसा कुछ हुआ तो था क्लास में और आंसर ये होना चाहिए कुछ, और वही आंसर होता है। फर्स्ट टाइम क्लिक करता वही आंसर होता है। तो इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से, अवेयर रहिएगा जो है और अटेंटिव रहिएगा, तो आप याद करने की बहुत जरूरत नहीं है। एक बार रिवाइज कर लिए, एक बार और क्लास देख लीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है ना। नेक्स्ट वन, he is so furious that he would go through fire and water। तो go through fire and water का मतलब निकालना है, क्या होता है जरा बताएं। अगले 10 मिनट हम पूरा फिनिश करेंगे। सो व्हाट शुड बी द आंसर। आज मुझे लगता है कि हम सिर्फ इडियम्स कर पाएंगे, आज ग्रामेटिकल सेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, समय हमारे पास, आज हमने थोड़ा सा वहां भी टाइम दिया ना कि सिलेबस क्या है ये सब चीजें, बट हम इसे कर लेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसको लेकर टेंशन बिल्कुल लेना है। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या होता है, अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प। क्या आंसर होना चाहिए, मतलब कह रहा है रिवेंज, बदला लेगा वो, तो वो अपने फो का मतलब दुश्मन होता है, तो मतलब वो कुछ भी करेगा, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार है। आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट वन, द वॉच डॉग्स आर अस्लीप व्हेन द वुल्व्स रैन राइट। रैन राइट का मतलब क्या होता है, रन होता है, रैन सेकंड फॉर्म है, तो एग्जैक्टली क्या है, रन राइट। बताइए क्या मतलब होता है, बिहेव्ड क्लेवरली, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट तो कोई रुकावट नहीं, रेस्ट्रेंट मतलब रुकावट, तो एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट मतलब कोई रुकावट नहीं, वॉन्डर्ड मतलब यहां वहां घूम रहा है, हैड द बेस्ट ऑफ टाइम। क्या आंसर होना चाहिए, रैन राइट का मतलब आपको बताना है, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। मतलब वॉच डॉग्स वर अस्लीप, यानी कि लोग सो रहे थे, जो लोग ध्यान रखने वाले हैं। व्हेन द बुल्स रैन राइट, लोग घुस गए, जो है बुल्स का मतलब बैल जो घुस गए, उन्होंने ऐसे किया। सो इसका मतलब क्या है, बिना किसी रोक टोक के अपना काम किया उन्होंने, है ना। नेक्स्ट वन, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस pressure exerted by the militants, the government has decided not to give in। गिव इन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके। इसी का एक और देखें, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है, त्यागना। गिव अप का मतलब त्यागना, ठीक। तो एक हमारे पास जो है वो गिव इन है, एक्सीड, यील्ड, ऑब्लाइज, कंफर्म। क्या आंसर होना चाहिए, गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, है ना। तो आंसर क्या होगा, ईल्ड। इसका मतलब होता है सरेंडर करना, समर्पण कर देना, इंग्लिश में लिख लीजिए सरेंडर करना। और इसका एक लिख लीजिए क्या, टू लीव, छोड़ देना। टू लीव भी हो सकता है, टू सैक्रिफाइस भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, द यंग एंड द ओल्ड सैट चीक बाय जोल इन द लार्ज ऑडियंस। चीक बाय जोल का मतलब बताइए, वेरी नियर, वेरी फार, टंग टाइड, इरिटेटेड।
चीक बाय जोल का मतलब होता है क्या? वेरी नियर, बगल से बिल्कुल बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वन, we wanted to keep the gift as a surprise for mother but my sisters gave the game away। तो गिव द गेम अवे पूरा इसलिए कर दिया ब्लैक ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक्चुअली क्या है? गिव द गेम अवे। क्वेश्चंस आपके ज्यादातर वोकैबुलरी से हैं, 60% क्वेश्चंस लगभग रहेंगे, 40% जो क्वेश्चंस है वो आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से, और 40% भी ऐसा कि बहुत सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। सो गिव द गेम अवे, हम क्या कर रहे थे? मदर को गिफ्ट देना चाहते थे, सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन सिस्टर ने सारा कबाड़ा कर दिया। तो क्या कबाड़ा किया बताइए? राज खोल दिया, गिव आउट द सीक्रेट। आंसर क्या होगा? सेकेंड वन। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। I don't think the law will interfere with us as we are just trying to turn an honest penny। तो turn an honest penny, penny सिक्का होता है जो जैसे 1 रुपए का 1 पैसा 2 पैसा, वैसे penny होता है डॉलर्स में, जब वो टूट जाते हैं डॉलर्स तो penny में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि लॉ इंटरफेयर करेगा हमारे साथ। वी आर जस्ट ट्राइंग, हम क्या करने की कोशिश करें? टर्न एन ऑनेस्ट पेनी। तो मेक अ लेजिटिमेट यानी कि कानूनी, हम अच्छा जीवन जीने के लिए कानूनी रूप से जीवन जी रहे हैं, हम व्हाइट मनी में डील कर रहे हैं, बिकम मोर ऑनेस्ट, ईमानदार हैं, मेक अ गुड लिविंग, या अच्छी लिविंग हमारी। क्या आंसर बनना चाहिए बताइए? सो व्हाट शुड बी द आंसर? मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। आप क्या कर रहे हैं? आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब मिल गई, अब आप जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और अपने घर वालों को केयर कर रहे हैं, अपनी चीजों, अपने अपने सुखों को या अपने जो आराम की जिंदगी वो जी रहे हैं। तो ये कैसा होता है? लेजिटिमेट लिविंग। अब कुछ लोग ऐसा धंधा करते हैं, बेईमानी करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो वो उससे भी पैसा कमाते हैं, लाइफ उनकी भी अच्छी होती है, पर वो इलेजिटिमेट होता है, अवैध होता है, कानूनी नहीं होता। आपका जीवन कैसा है? कानूनी। नेक्स्ट वन, अ डार्क हॉर्स। ये आप सभी लगते हैं मुझे, अ डार्क हॉर्स, ये ऐसे लोग होते हैं कहते कुछ नहीं है और रिजल्ट लेके चले जाते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता इसका लॉजिक क्या है, पर होता क्या है कि जो पीछे बेंचेस पर बैठने वाले बच्चे होते हैं, ऑफलाइन क्लास चलती है ना, तो ऑफलाइन क्लास में सपोज 100 बच्चे बैठे, जो पीछे वाले बच्चे होते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रिजल्ट वहीं से आ जाता है। वहीं के बच्चे जो है, पीछे बैठे हुए बच्चे ही टॉप कर जाते हैं कई बार, जो क्वेश्चन नहीं पूछते कभी। टीचर को क्या लगता है कि यार ये पता नहीं, ये जो है वेस्ट मटेरियल है पूरी क्लास का, जो उस तरफ बैठा है। कई बार इन्हीं में से टॉपर निकलता है, कोई नहीं जानता ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा देखा गया है अक्सर, और वो क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं पूछते। तो आप बैक बेंचर है या नहीं, ये ध्यान रख, ये बताइएगा मुझे जरूर। अ डार्क हॉर्स, एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, जिसके बारे में कुछ पता नहीं, वही कुछ करके निकल जाए। नाइटमेयर का मतलब बुरा सपना या कुछ बुरा हो। टू रन अक्रॉस, टू रन अक्रॉस, इसका मतलब क्या होता? अचानक से किसी से मिलना, टू मीट बाय चांस। इसी को कम अक्रॉस भी कहते हैं, इसी को कम अक्रॉस भी कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट वंस ओन बैक, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए प्लीज बताएं। टू गेट्स वन रिवेंज, क्या आंसर बनना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 42। टू गेट वंस ओन बैक, जो दिया उसको वापस लेंगे, यानी कि बदला लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, टू बीट रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है वापस लौटना। टू बीट रिट्रीट, रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है 26 जनवरी के बाद। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट टेल मी।
टू विड्रॉ इन डिफीट और ह्यूमिलिएशन, टू विड्रॉ आफ्टर सोरिंग अ विक्ट्री, टू मार्च बैक आफ्टर अ सेरेमोनियस परेड। बताइए। बीट अ रिट्रीट, इसी को कहते हैं रिट्रीटिंग सेरेमनी जो होती है ना, वो भी एंजॉय की जाती है। इसका मतलब एक्चुअली जो है वो है टू रन अवे इन फियर, ये आंसर, भाग जाना वहां से, है ना। चलिए नेक्स्ट वन, अब टू ब्लेज अ ट्रेल, 44, टू ब्लेज अ ट्रेल, क्या आंसर बन सकता है बताएं। ब्लेज अ ट्रेल, मशाल जलाना, यानी कि टू लीड द वे एज अ पायनियर, किसी काम की शुरुआत करना, आप ही पहले है। जैसे काशीराम जी ने कौन सी पार्टी बनाई, कौन सी पार्टी बनाई थी उन्होंने, क्या नाम था उसका, मायावती, जिसमें आज है, क्या था उस पार्टी का नाम, मैं भूल रहा हूं, पार्टी का नाम कुछ था। तो काशीराम जी कहते हैं जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की थी, तो वो थे पायनियर, यानी कि उन्होंने ब्लेज द ट्रेल किया था। और अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी जैसे है, तो इसको किसने शुरुआत करी है, अरविंद केजरीवाल है। तो ये लोग जो है जो इस काम को सबसे पहले करें वो, ठीक। नेक्स्ट वन, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे क्या होना चाहिए आंसर जरा बताएं प्लीज। अ कलरफुल डे, फैटल डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, हैप्पीनेस डे। अभी आपका 26 जनवरी कैसा रेड लेटर डे है, 15 अगस्त क्या है रेड लेटर। भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा, 26 जनवरी से बड़ा मुझे लगता है 15 अगस्त, क्योंकि उस दिन हम आजाद हुए थे, है ना। अगर 15 अगस्त ना होता तो 26 जनवरी क्या करते फिर, इसलिए 15 अगस्त। हैव द लास्ट लाफ, आखिरी हंसी, बताइए आखिरी हंसी कैसी होगी। मतलब टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था लेकिन अब आपकी जीत हो चुकी है, लोगों ने आपकी बात को मान लिया है, ठीक। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं। टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, डिसरिगार्ड, डिफाई, डिसोबे, डिसमिस, बात नहीं सुनना। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब इग्नोर कर रहा है, वो सुन ही रहा तुम्हारी बात को, डिसरिगार्ड कर रहा है, यानी कि इग्नोर करना, टू इग्नोर भी आप कह सकते हैं, ठीक। आगे चले, नेक्स्ट वन, स्मेल अ रैट, ये भी बहुत फेमस है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जामिनेशन में। टू स्मेल अ रैट, प्लीज टेल मी। यस, बहुजन समाज पार्टी, बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा, बहुजन समाज पार्टी। टू स्मेल अ रैट, क्या आंसर बनेगा। स्मेल अ रैट का मतलब कुछ गड़बड़ है, शक करते हैं हम, तो कुछ लग रहा है मुझे गड़बड़ है ना। टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, शक होना, हिंदी में कहते हैं शक होना। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड है किससे, आपके इडियम फ्रेजेस से। 100 करने हैं, लगभग 100 करेंगे, 50 ये है, 50 फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। गेट क्रैशर किसे कहते हैं, गेट क्रैशर वो लोग होते हैं जिनको आपने बुलाया नहीं, वो आपके घर पहुंच गए, अनइनवाइटेड गेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आई एम डन फॉर, तो आई एम डन फॉर एग्जैक्टली है, बताइए। रीड, रिवॉर्डेड, आंसर्ड, क्वेश्चन, बताओ। रीड मतलब थक चुका हूं, रीड हो चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं, कुछ इस तरह से। तो आंसर क्या है, आई एम डन फॉर। तो 50 क्वेश्चंस हमने आज किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप जरूर रिवाइज करिएगा, हम उनके बारे में आगे बात फिर से करेंगे। यानी कि अगले 50 क्वेश्चंस कब देखेंगे हम, कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने 50 क्वेश्चंस ये किए हैं, हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम ग्रामेटिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको कराऊंगा। ये 50 क्वेश्चंस हम आज नहीं करेंगे, इनको कल करेंगे, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन की। चलिए शुरुआत करें। एटलीस्ट जो है टेंसेस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है हम इसे अगली क्लास में आगे देखेंगे। टाइम एंड टेंसेस, और इसी में हम एक चैप्टर और ऐड कर लेते हैं
जो आपके यहां काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा कौन सा, प्लस कंडीशनल सेंटेंसेस। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके आते हैं और निश्चित तौर पर आपको जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस आपको पता है टेंस क्या काम करता है, एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब दैट मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एक्शन और स्टेज इज कॉल्ड टेंस। मतलब को ये है कहने का कि टेंस का मतलब ये नहीं होता काल, उसे तुम कोई शब्द हिंदी में कह के निपटा देते हैं। एक्चुअली टेंस का मतलब ये होता है कि वर्ब को समय के अनुसार बदलना। जहां भी वर्ब समय के अनुसार बदली जाती है उसे टेंस कहा जाता है। समझ गए? जैसे यस्टरडे लिखा है तो वर्ब सेकंड फॉर्म में लगा देनी है, प्रेजेंट है तो वर्ब ऐसे येस के साथ लगा देनी है। तो ये सब इसमें हम देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं इसमें 4 तरह के टेंसेस होते हैं। हमें पता ही है कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट और इस तरह से ये सब वर्ब्स लिखे हुए हैं। तो आप यहां पर भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं देखें क्योंकि हमने इसे पढ़ा नहीं है। आप सब भी इतना सोचिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं ना। सब्जेक्ट प्लूरल का मतलब आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, टेंसेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या होता है, ही, शी, इट, ये सब क्या है, और सिंगुलर नाउन, वहां प्लूरल था सिंगुलर नाउन है। तो जहां सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट लिखे हो, वहां पर वर्ब में ऐसे यस लगाना है, और अगर प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाना है। ठीक, इसके अलावा अगर नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बना तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट इस्तेमाल होता है कि नहीं, ये इसको फ्रेश पेज पे लिखिए, ज्यादा बेटर है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या करते हैं हम, वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। ये तो पढ़ते हैं ना, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आता है उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। अगर मैं नकारात्मक वाक्य बनाना है तो डज नॉट का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक, और यहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर क्या होता है, डू नॉट लगा देते हैं। ठीक, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो ये डू और डज पहले चले जाते हैं। यही करते हैं कि नहीं। जैसे एक सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा टेंस। तो मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या कर देते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो आए है इसलिए हमने क्या प्ले लगाया, प्लेस तो नहीं लिखा ना, प्ले क्रिकेट। अगर मुझे बोला वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज लिखेंगे, वह खेलता है तो ही प्लेज, हम प्ले नहीं करेंगे, एस लगा देंगे वर्ब में, ही प्लेज क्रिकेट। तो ये चीज जो है बहुत सिंपल सी, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो टेंसेस की बात जो हम करेंगे उसमें इस तरह की चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है। ठीक, हम टेंसेस में जो इंपॉर्टेंट बात है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिस पर क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक, पहली बात पर आते हैं। देखिए, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस आपके पास हमेशा आते हैं। अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, कोई हैबिचुअल एक्शन दिया है, कोई शाश्वत सत्य दिया है, कोई कहावत, ये सब दिए गए तो इनको किस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है, अब ये हैबिचुअल एक्शन है। क्या कह रहा है कि सम पीपल ड्राइव्स देयर कार रैशली एवरीडे, कुछ लोग अपनी गाड़ी कैसे चलाते हैं, बहुत बदतमीजी पूर्ण चलाते हैं, बहुत तेजी से चलाते हैं, कब, प्रतिदिन। तो ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन। तो इसे किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। लेकिन गलती क्या है, पीपल एक से ज्यादा है, पीपल एक से ज्यादा है तो ये ड्राइव्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ड्राइव होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको और रखता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला तो पॉइंट आपके लिए नोट कर लीजिए कि हम जिनकी बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह, इनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, है ना। अगले 2-3 मिनट में हम शुरू करेंगे जो हमें आज पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेरीज को हम लेंगे अब।
तो ये प्रेजेंट डेफिनेट। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, चलो बताइएगा। क्वेश्चन है क्या, ही सेड दैट द सन रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, इन द ईस्ट। अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई इसको कोई पलट नहीं सकता। ये से का सेकंड फॉर्म सेड है। ऐसा कहा जाता है नरेशन में कि इसे कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। नरेशन होता है ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। और कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो अगला वाक्य भी पास्ट में जाएगा। जो दैट के बाद है ना, दैट के बाद जो सेंटेंस दिया होता है, जो दूसरा सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को हम किस में रखते हैं, पास्ट में रखते हैं। तो ये वाक्य भी पास्ट में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो राइज नहीं, रोज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये राइजेस होगा राइजेस क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य पूरब से निकलता है। तो ऐसी बातें जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं या कहावत होती है, उनके साथ कोई टेंस लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में रखी जाएंगी। उनमें कोई और टेंस नहीं लगा सकते। आप ऐसे भी लिख सकते, द सन राइजिंग, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, ये भी गलत है। यह हमेशा किसमें होगा, प्रेजेंट डेफिनेट में। तो सन इज राइजिंग नहीं, बल्कि सन राइजेस लिखा जाएगा। तो यह बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में रखा जाता है। बात क्लियर हो गई आपको? आगे चलिए, बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, शुरू करें अगली बात। यहां कुछ शब्दों का इस्तेमाल है, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली। इन चारों का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, है ना। इनका मतलब क्या होता है, कभी कभी, है ना। ध्यान से सुन लिया, इन सबका मतलब ना के बराबर, इनका मतलब कभी कभी। ध्यान से देख लीजिए आप, और नहीं तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे ये सारे शब्द, और देख लिए होंगे आपने। आगे बढ़े, इन सबका मतलब कभी कभी होता है, इनका मतलब ना के बराबर, कभी कभार ऐसा होता है ना। फिर है ऑलवेज, नेवर, एवरी टाइम, ईच डे, ईच टाइम, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक, यूजुअली, जनरली, नॉर्मली। इनका सामान्य तौर पर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफ्टन। इसको सही में ऑफ्टन पढ़ते हैं, ऑफन नहीं पढ़ते। इनका मतलब होता अक्सर, है ना। तो ये सारे शब्द इसके पहले लिखे थे, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली वगैरह, वे सभी शब्द किस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये सभी शब्द किस में इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छे से नोट कर लीजिएगा बात कि सभी शब्द कहां इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, आई एम टेकिंग मेडिसिन, मैं दवाई ले रहा हूं। आई एम टेकिंग मेडिसिन ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अब देखो लिखा हफ्ते में 2 बार ले रहा हूं, तो ये आदत आ गई ना, तो आई एम टेकिंग नहीं लिख सकते बेटा, से क्या लिखेंगे, आई टेक। तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। बात समझे? तो इन शब्दों का इस्तेमाल कहां करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इट इज ओकेजनली हैपनिंग इन माई लाइफ, माई मदर इज रियरली बिलीविंग इन पनिशमेंट, और इज गोइंग टू द पार्क वंस इन अ वीक। यहां लिखा इट इज ओकेजनली, ओकेजनली वर्ड आ गया तो गलत हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट लाना पड़ेगा। इट ओकेजनली हैपन्स, क्योंकि इट लिखा है तो वर्ब में ऐसे यस लग जाएगा। अगला, माई मदर इज रियरली, मेरी मां को पनिशमेंट पे कभी कभार ही भरोसा होता, बिल्कुल भरोसा नहीं करती, तो रेयरली वर्ड लगा है तो इसको प्रेजेंट डेफिनेट, तो बिलीविंग नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, बिलीव्स। ठीक, इसी तरह से ही इज गोइंग टू द पार्क वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार पार्क जा रहा है नहीं बल्कि जाता है, तो लिखा जाएगा ही गोज टू द पार्क वंस, और प्रपोजिशन भी नहीं आती, वंस अ वीक लिखा जाता, ट्वाइस अ वीक इन नहीं लगाते उसमें। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल नहीं सकते इसे। ठीक, और आज की आखिरी बात आपको बताता हूं प्रेजेंट डेफिनेट से रिलेटेड, वो भी सुन लीजिए, बहुत जरूरी। वो क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस से जुड़ी बात जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे।
ध्यान दीजिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस से जुड़ी बात बहुत महत्वपूर्ण है, भूलना नहीं है। क्या कि अगर कभी इफ लगा दिख जाए या व्हेन लगा दिख जाए, ठीक है, व्हेन का मतलब जब, या आपको एज सून एज लगा दिख जाए, एज फार एज लगा दिख जाए, एज फार एज का मतलब जहां तक, एज सून एज का मतलब जैसे ही। इसके अलावा अगर आपको आफ्टर या बिफोर लगा दिखे, ध्यान रखना क्या मैं बोलना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर बिफोर मिल जाए कहीं, या आपको इन केस लिखा दिख जाए कहीं, या आपको प्रोवाइडेड ये लिखा दिख जाए, तो प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, दो वाक्यों के बीच में, है ना, दो वाक्यों के बीच में। तो क्या याद रखना है, इन सबके सबसे ज्यादा आने वाला है इफ, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो इनके बाद जो वाक्य बनेगा, जो सेंटेंस आएगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इनके बाद जो सेंटेंस आएगा, इस सेंटेंस में शैल, विल, शैल, विल या वुड का इस्तेमाल नहीं होगा, यह गलत है। दूसरा वाक्य जो बनेगा उस वाक्य में शैल, विल वगैरह आ सकते हैं। अगर पास्ट का है तो वुड भी लगा सकते हैं, इसमें नहीं आएंगे। तो ये सेंटेंस किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा हमेशा। एक वाक्य आपको कराता हूं, देखिएगा मैंने क्या बोला, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। इफ का मतलब यदि, एज सून एज का मतलब जैसे ही, व्हेन का मतलब जब, एज फार एज का मतलब जहां तक, आफ्टर बाद में, और बिफोर मतलब पहले। इन केस यदि, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते। अगर ये सारे शब्द में से कोई भी किसी सेंटेंस में लगा है तो सेंटेंस में शैल, विल, वुड नहीं आएंगे, और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और अगले वाक्य में शैल, विल आ सकते हैं। जैसे इफ यू विल डू इट, अगर तुम इसे करोगे, आई विल नॉट, आई विल नॉट सपोर्ट यू, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा। हिंदी में जरूर मतलब समझिएगा, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या कह रहा है, इफ यू, अब ये इफ लग गया किस वाक्य में, इस वाक्य में लग गया कि नहीं। तो जब इफ इस वाक्य में लग गया है तो क्या याद रखना है, ये विल गलत है। अगर मान लो होता है यहां पे शी, तो हम विल हटाते तो शी के साथ डू में ऐसे यस लग जाता तो डज हो जाता, है ना, क्योंकि शी तो था नहीं यहां पे, सेंटेंस में क्या था, यू था, तो यू विल हटा दिया तो यू के साथ वह फर्स्ट फॉर्म में आती तो डू का डू रहेगा। मान लो यहां पे ही होता, शी होता तो डज कर देते इसे, क्योंकि ऐसे यस लगता। लेकिन अगले वाक्य में विल सही है। बात क्या रखनी है, इन वर्ड्स के बाद वाले सेंटेंस में शैल, विल, वुड का इस्तेमाल नहीं करना, अगले वाले में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जैसे शैल, विल हट जाएगा तो डू, डज या जो भी ऐसे यस लग रहा है वो लगा दिया जाता है, ठीक है। इन बातों को सुन लीजिए बहुत अच्छे से। तीन बातें मैंने बोली है, क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह लिखे जाते हैं, उनके साथ भले पास्ट टेंस में कोई ना सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में रहेंगे। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स किस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि ये सारे शब्द एज, सून एज, आफ्टर वगैरह इनके साथ शैल, विल, वुड का इस्तेमाल नहीं होता। कब, जब इनसे जुड़ा हुआ वाक्य जो इनके साथ रखा हो, दूसरे वाक्य में आप कर सकते हैं। तो दीज आर द गोल्डन पॉइंट्स, आप इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आज हमने बात करी, हमने 50 इडियम्स देखे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे बताइए, और उसके बाद फिर इस क्लास को हम एंड करेंगे। सो आई वेलकम एवरीवन फॉर हिज क्वेरी। सो प्लीज बताइए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्लास में बात समझ में आई या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादातर वोकैबुलरी पर फोकस करना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां कर लेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं भटकना, किसी और चीज पे नहीं जाना है, सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे अपने। बस ग्रामेटिकल सेक्शन के साथ साथ वोकैबुलरी पर ध्यान दें, वोकैबुलरी अपनी तरफ से ही पढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन इज हियर मेरे बच्चे, कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज, जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्वेरीज, प्लीज टेल मी, एनी क्वेरी इज देयर, जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेरी। आप सब लोग की कोई क्वेरी है तो प्लीज बताएं।
ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। ईडियम्स में जो क्वेश्चंस कराए उनका भी ध्यान रखिएगा। मुझे लगता नहीं आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। अच्छा, इंग्लिश की कितनी क्लासेस होंगी? इंग्लिश की बेटा 5 to 6 क्लासेस होंगी। कोशिश रहेगी 5 क्लासेस में से खत्म करें। अगर बचता है थोड़ा बहुत तो हम 6th क्लास की तरफ जाएंगे, अदरवाइज 5 क्लासेस में कोशिश करें खत्म करने की। 1 घंटा 45 मिनट की लगभग क्लास रहेगी, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो 5 to 6 क्लासेस होंगी इंग्लिश की। सौरभ जी, और कुछ? और किसी की कोई बात? प्लीज टेल मी। बच्चों को आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ज्यादातर वोकैबुलरी पर फोकस करना है अपने को, और ग्रामेटिकल सेक्शन जो मैं आपको यहां बताऊं वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं भागना, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। चलिए, सौरभ जी के अलावा और किसी ने भी तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया, कोई क्वेरी? अच्छा, नो क्वेरीज। बेटा क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी जो है 9 o'clock इन द मॉर्निंग, और लगभग 1 घंटा 45 मिनट से ज्यादा हो चुका है। तो लगभग 1 hour and 45 मिनट्स की क्लास रहेगी रोज आपकी। आने वाली 5 से 6 क्लासेस होंगी जो आपको मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो फिर मेरे बच्चों हम इस क्लास को यही एंड करते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज जरूर रेज करिएगा, इसका भी आंसर हम जरूर देंगे आपको, टीम की तरफ से इसका भी आंसर मिलेगा। और इसी बात के साथ मैं इस क्लास को यही एंड करता हूं। और सिलेबस आपको मैंने शुरू में बता ही दिया था, आप वीडियो को दोबारा देखना। जो 3 पॉइंट ग्रामेटिकल सेक्शन बताए वो बहुत जरूरी है, इसके पहले जो हमने बात करी वो भी काफी जरूरी है। तो इसके बाद मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूं, और अगली क्लास से फिर मिलेंगे उन्हीं शुभकामनाओं के साथ, उसी होप के साथ, उन्हीं सब बेहतरीन चीजों के साथ। तब तक के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।